अस्सलामुअलैकुम। वैसे उन नज़रों की हरारत ज़्यादा तशवीशनाक नहीं थी। शिवानी को सैरज़दा नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ वो भी मुतासिर नहीं हो रहा था। वो एक हाथ से अपनी पेशानी को रगड़कर कितार में आगे बढ़ गया, जैसे उसने शिवानी की हरारत को एक हाथ से पहुँचकर फेंक दिया हो। वो थोड़ी देर तक वहाँ खड़ी रही। उसकी पेशानी की हरारत रफ्ता रफ्ता कम हो रही थी। वो पोरस के पास आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। मैं हैरान हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। उसने मुझे देखा तो मैं अपने अंदर गर्मी महसूस करने लगी। वो भी मेरी तरह ऐसी ही गैर मामूली सलाहियत रखता है। मुझे यकीन है उसने मेरी हरारत को महसूस किया होगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों का असर उस पर ना हुआ था। वो अपनी पेशानी को सहलाता हुआ आगे बढ़ गया था। शायद वो सचमुच गूंगा है। वो गूंगा नहीं है। मैंने उसके दोस्त के ख्यालात पढ़े हैं। वो शदीद ज़रूरत के वक्त बोलता है। फिर तो उसे मेरी आंखों से मुतासिर होकर कुछ बोलना चाहिए था। तुम्हें भी उसकी निगाहों से मुतासिर होकर कुछ बोलना चाहिए था, मगर तुम खामोशी से मेरे पास चली आई हो। ये बात समझ में आ रही है। हम दोनों एक दूसरे को सैरज़दा करने में नाकाम रहे हैं। पोरस ने कहा, तुम अपना सफरी बैग लेकर जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे। मैं जहाज़ में उसके करीब बैठूंगा और उसके मुतल्लिक कुछ ना कुछ मालूम करने की कोशिश करूंगा। वो अपना सफरी बैग उठाकर चली गई। जेकाफू अपने और पोरस के लिए बोर्डिंग कार्ड्स ले आया। वो सब वेटिंग हॉल में आ गए। वहाँ कई मुसाफिर थे। एक इंडियन फैमिली थी। उस फैमिली में कई अफराद थे। वो अपनी एक लड़की को ब्याहने के लिए हिंदुस्तान जा रहे थे। शादी पहले से तय हो चुकी थी। दूसरे दिन वो दुल्हन बनकर ससुराल जाने वाली थी। लड़की बहुत ज़्यादा हसीन तो नहीं थी, मगर अच्छी थी, भरपूर जवान थी। पोरस उस फैमिली के करीब एक सीट पर बैठ गया। वह सब एक दूसरे से शादी के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरे दिन दुल्हन बनने वाली लड़की का नाम शर्मीली था। वह अपने नाम के मुताबिक शर्मीली थी। छोटे बहन भाई उसे छेड़ रहे थे और वो शर्मा रही थी। उसने छोटे भाई से कहा, मुझे प्यास लग रही है। भाई ने कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाता हूँ। तुम्हारी सेवा करने के लिए सिर्फ कल तक का टाइम है। उसके बाद तो तुम जीजा जी की सेवा में लग जाओगी। जीजा जी को सॉफ्ट ड्रिंक पिलाओगी। इस बात पर तमाम बहन भाई हंसने लगे। वो लड़का तेज़ी से चलता हुआ स्नैक बार में आया। वहाँ सैंडविचेस और सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर देने लगा। उस लिबादे वाले ने उसके शाने पर हाथ रखा। उसने पलटकर सर उठाकर उसे देखा, फिर उसकी नज़रों से अपनी नज़रें ना हटा सका। अपनी पेशानी में गर्मी महसूस करने लगा। बेख्तियार कहने लगा, मेरा नाम रॉकी है। मैं अपनी दीदी शर्मीली के ब्याह में शरीक होने के लिए इंडिया जा रहा हूँ। उसे लिबादे वाले ने भारी भरकम आवाज़ में कहा, शर्मीली के बारे में बोलते रहो। वो बोलने लगा, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। कल उसकी शादी होने वाली है। वह बहुत खुश है। जीजा जी को बहुत चाहती है। बचपन में जीजा जी के साथ पढ़ती थी। वह लड़की की बातें सुनते हुए दूर देख रहा था। शर्मीली एक सोफे पर बैठी कान से मोबाइल फ़ोन लगाए किसी से बातें कर रही थी। लिबादे वाले ने कहा, अपनी दीदी का फ़ोन नंबर बताओ। लड़के ने मोबाइल फ़ोन नंबर बताया। उसने हुक्म दिया, ये भूल जाओ कि तुमने मुझसे बातें की थी। जाओ। स्नैक बार का मुलाजिम उसकी मतलूबा चीज़ें ले जा रहा था। वो लड़का उसके साथ जाने लगा। पोरस इस लड़के को अजनबी के साथ बातें करते देख चुका था। ये समझ गया था कि इसी का नाम घनश्याम है। वह लड़के के ख्यालात पढ़ने लगा। पता चला कि वह शर्मीली में दिलचस्पी ले रहा है। शर्मीली फ़ोन बंद करके ठंडी बोतल पी रही थी और उस लड़के से बातें कर रही थी। उसी वक्त मोबाइल फ़ोन से बजर की आवाज़ उभरी। शर्मीली ने उसे ऑन करके कान से लगाया। हेलो। घनश्याम वेटिंग हॉल के गोशे में अपना मोबाइल फ़ोन कान से लगाए हुए था। उसने कहा, हाय शर्मीली, तुम मुझे नहीं जानती हो मगर जान जाओगी। मैं तो तुम पर जान देने लगा हूँ। वो नागवारी से बोली, कौन हो तुम? मेरी एक कमज़ोरी है। कुंवारी लड़की मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। मैं चेहरा देखकर पहचान लेता हूँ कि कौन कुंवारी और कौन मैली हो चुकी है। तुम अभी मैली नहीं हुई हो। कल तुम्हारी शादी होगी। कल रात तुम्हारी तन्हाई में एक मर्द आएगा, लेकिन सुहाग रात से पहले तुम आज रात मुझे कुंवारी जवानी की सौगात दोगी। वो गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो इडियट, लुच्चे, लफंगे, थू। शर्मीली ने थूकने के अंदाज में थू कहकर फ़ोन बंद कर दिया। पोरस दूर खड़े हुए घनश्याम को देख रहा था। उसके लिबादे के बायस ये नज़र नहीं आ रहा था कि उसने फ़ोन को कान से लगाया हुआ है और किसी से बातें कर रहा है। वो किसी के रूबरू बोलता नहीं था। गूंगा बन जाता था मगर छुपकर बोलने लगता था। फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू उसकी हवस परस्ती समझ में आई। हवस हर जगह पूरी नहीं करता था। सिर्फ कुंवारी लड़कियों का दीवाना था। दीवाना ऐसा कि किसी भी कुंवारी को चैलेंज करता था, फिर उसे शिकार करता था। पोरस ने सोचा वो कैसे शिकार करेगा, जबकि लंदन जा रहा है और वो आज शाम तक इंडिया पहुंचने वाली है। उसने शर्मीली से कहा था कि कल उसकी सुहागरात है, लेकिन इससे पहले वो आज रात उसके साथ रत जगह मनाएगा। ये बात मज़का खेज थी। वहाँ से लंदन तक लाखों कुंवारियाँ मिल सकती थीं। वो एक कुंवारी के लिए दिल्ली पहुंचकर सफ़र मुलतवी नहीं करेगा।
वह एक दुल्हन बनने वाली को शायद यूं ही छेड़ रहा था। पोरस सोचते सोचते चौंक गया। घनश्याम अचानक शर्मीले के सामने आकर रुक गया। शर्मीले के माँ बाप और रिश्तेदारों ने उसे देखा। उसके हाथों में रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों का खूबसूरत बकेट था। वह झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर जरा ऊंची आवाज में बोला, तुम दुल्हन बनने वाली हो, मेरी तरफ से यह तोहफा कबूल करो। मैं किसी भी कुमारी को फूल पेश करके रूहानी खुशी महसूस करता हूँ। शर्मीली के तमाम रिश्तेदार उसकी बातें सुनकर खुश हो रहे थे। कोई ये ना समझ सका कि उस कुमारी की नज़रें घनश्याम की नज़रों से चिपक रह गई हैं। वह धीमी सरगोशी में बोला, तुम इन आंखों को याद रखोगी और आज रात जहाँ बुलाऊंगा वहाँ चली आओगी। अपने घर और समाज की तमाम रुकावटों को तोड़ कर आओगी। वो उसे फूल पेश करके चला गया। पोरस दूर से यह तमाशा दिख रहा था। घनश्याम की हरकतों से ये यकीन हो रहा था कि वो लंदन नहीं जाएगा। उसे हासिल करने के लिए दिल्ली में रात गुजारेगा। अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर सफ़र मुलतवी करने का मतलब यही था कि वह कुमारी उसके लिए बड़ी अहम होगी। एमली को 2 करोड़ के हीरे और 1 करोड़ से ज़्यादा नकद रकम मिल गई थी। एक ही रात में इतनी दौलत कभी उसके बाप दादा ने नहीं कमाई थी। अंडरवर्ल्ड का जोनल बॉस तिलक राम भंडारी, जो मौत की तरह हवास पर छाया रहता था, एमली का बाल भी बांका नहीं कर सका था। बेकर ब्राइट ने भंडारी को ससीना के सामने चूहा बना दिया। अंडरवर्ल्ड के 2 बिग बॉस थे। एक का नाम बायरन टोड और दूसरे का नाम हार्वे था। दोनों टेलीपैथी जानते थे। उन्होंने बेकर ब्राइट से कहा था, आज से तुम इंडिया में अंडरवर्ल्ड के बॉस होगे। हिंदुस्तान में जितने जोनल बॉस हैं उन्हें अपना ताबे बना लो। भंडारी के तहखाने में करोड़ों रुपए का स्मगल किया हुआ माल है, उसे दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। यूं बेकर की दोस्ती 2 टेलीपैथी जाने वाले बिग बॉस से हो गई थी। उसे सहारा मिल गया था। वो दोनों बुरे वक्त में काम आ सकते थे। उन्होंने बेकर से कहा था कि अभी वह मसरूफ़ हैं, बाद में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बेकर ने उनसे मामला तय करने के बाद भंडारी के पैरों में गोली मारकर उसे अपाहिज बना दिया और उसके कई साथियों को मौत के घाट उतार दिया। उन दुश्मनों को नाकारा बनाने के बाद उसने एमली की खबर ली। मारे खुशी के उसके पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसके पास ब्रीफ केस में 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद थे और उसके स्कार्फ में 2 करोड़ के हीरे बंधे हुए थे। वो एक टैक्सी में बैठकर बेकर के पास आ रही थी। उसे अपने दिमाग में मौजूद पाकर बोली, बेकर तुम लाजवाब हो, बेमिसाल हो। तुमने तनहा इतनी दूर बैठे बैठे भंडारी जैसे खतरनाक दुश्मन को शिकस्त दे दी। उसकी तमाम दौलत मेरे पास आ गई है। हाय, मैं भी तुम्हें इतना खुश करूंगी कि तुम मेरे दीवाने हो जाओगे। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। तुम मेरे अपार्टमेंट में हो ना? नहीं, मैं पर्ल के रूम नंबर 625 में हूँ। हमें अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए। अगरचे दुश्मन नाकारा हो चुका है, ताहम हमारे खिलाफ दूसरों के जरिए इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। एमली ने टैक्सी ड्राइवर को होटल पर्ल चलने को कहा। वो बोला, देवी जी, जब से तुम मेरी टैक्सी में बैठी हो मुस्कुराए जा रही हो, सीट पर एक जगह नहीं हो, खुशी से इधर उधर पहलू बदल रही हो। क्या कहीं से दौलत मिल गई है? वो एकदम से मोहतात होकर एक जगह साकित बैठ गई। फिर नागवारी से बोली, तुम टैक्सी चलाते वक्त आगे देखते हो या पीछे देखते रहते हो? वो बोला, हम ड्राइवरों की आंखें सामने देखती रहती हैं लेकिन ध्यान पीछे लगा रहता है। अच्छा, ज़्यादा ना बोलो, तेज़ चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। बेकर ने कहा, मेरे साथ रहने के लिए कदम कदम पर मोहतात रहना ज़रूरी है। तुम बेख्तियार खुश हो रही थी और ये नहीं समझ रही थी कि एक तन्हा जवान औरत के मुस्कुराते रहने से दूसरे उसके मुतल्लिक कैसी राय कायम करते हैं। मुझसे गलती हो गई, आइंदा मोहतात रहूंगी। इससे ड्राइवर को शुबा हो गया कि मेरे पास दौलत है। फिक्र न करो, मैं इस पर नज़र रखूंगा। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वह एमली से बातें करता रहा। जब टैक्सी होटल के हाथे में पहुंच गई तो एमली की तरफ से मुतमईन होकर अपने टेलीपैथी जाने वाले दोस्तों आंद्रे और साइमन के मुतल्लिक सोचने लगा। वह उसके टेलीपैथी जाने वाले बेहतरीन दोस्त थे। पोरस की मातियत सुरागरसानों ने उन्हें ट्रैप करके उनके दिमागों को लॉक कर दिया था। तब से वह आंद्रे और साइमन के दिमाग में पहुंचने की कोशिशें करता रहता था। उन पर जो तनवीमी अमल किया गया था उसका असर किसी दिन भी ज़ायल हो सकता था। किसी भी वजह से इत्तफाकन उसे अपने दोस्तों के अंदर पहुंचने का मौका मिल सकता था। इसलिए वो सुबह और शाम उनके अंदर पहुंचने की कोशिश ज़रूर करता था। इस बार भी उसे नाकामी हुई। वो ज़्यादा देर ख्याल ख्वानी ना कर सका। एमली कमरे में आती ब्रीफ केस और हीरों को इधर उधर फेंक कर उससे लिपट गई। खुशी की मारी इतना प्यार करने लगी कि वो घबरा गया। परेशान होकर बोला, मैं तुम्हारे जज्बात को और मुसरतों को समझ रहा हूँ, मगर दौलत हो या अपना यार हो, उसे ठहर ठहर कर खर्च करो। क्या एक ही दिन में सब कुछ निछावर कर दोगी? वो हंसने लगी, बड़े आराम से प्यार करने लगी। कहने लगी, सच कहती हूँ, मैंने कभी इतनी दौलत अपने दोनों हाथों में नहीं उठाई थी। तुमने चंद घंटों में मुझे दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बना दिया। तुम जिस तरह जहानत और चालाकी से स्मगलिंग करती रही हो, उसी जहानत से मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड की मैडम एमली बना दूंगा। दौलत हमेशा तुम्हारे कदमों में रहेगी। सच कह रहे हो? क्या मैं अंडरवर्ल्ड में इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती हूँ? हासिल कर सकती हो, क्योंकि मैं इंडिया के अंडरवर्ल्ड का किंग बन चुका हूँ। तिलक राम भंडारी के तमाम इख्तियारात मुझे मिल चुके हैं।
हिंदुस्तान के तमाम जोनल बॉस मेरे माथियत बनकर रहेंगे। वह फिर खुशी से कुर्बान होने लगी। ओह आई लव यू बेकर, तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारे रिश्ते से मैडम कहलाया करूंगी। कल संडे है, हम कल ही चर्च जाकर शादी कर लेंगे। क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? शादी जिंदगी भर का रिश्ता है। पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझा और परखा जाता है। आंखें रखते हुए अंधे बनकर और दिमाग रखते हुए पागल बनकर शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे समझने और परखने के लिए क्या रह गया है? तुम तो दिमाग में घुसकर मेरी अच्छाई बुराई को समझ रहे हो। तुम्हारे ख्यालात और इरादे आइंदा कब बदलेंगे ये टेलीपैथी के जरिए मालूम नहीं किया जा सकता। तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि इंसान का मजाज बदलता रहता है। मैं कभी नहीं बदलूंगी। तुम्हारी मर्जी और मजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारती रहूंगी। यही तो आजमाना है कि तुम अपने इस दावे पर कब तक कायम रहोगी। फिलहाल तुम्हें अपनी जहानत और हिकमत अमली से ये साबित करना है कि तुम अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनने के काबिल हो। ठीक है, मुझे जिम्मेदारियां दो, मैं उन्हें पूरा करूंगी। तुम एक नया खुफिया अड्डा बनाकर भंडारी के तहखाने का तमाम माल वहां मुंतकिल करना है। अपने लिए कालीशान बंगला खरीदना है और फिर अंडरवर्ल्ड के तमाम जोनल बॉस से फ़ोन पर रब्ता करके उन्हें अपना महकूम बनाना है। मैं इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन दूसरों को टेलीपैथी के बगैर महकूम कैसे बनाऊंगी? जहाँ तुम्हें दुश्वारी पेश आएगी वहाँ मैं ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारी मदद करता रहूँगा। वह बड़ी देर तक बोलते रहे और बड़े जज्बों से एक दूसरे को तोलते रहे। फिर बेकर ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे खुश कर दिया। अब मैं ख्याल ख्वानी करूँगा, जब तक तुमसे ना बोलूँ तुम मुझसे ना बोलना। उसने फिर अपने बेहतरीन दोस्तों को याद किया। ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ आंद्रे के दिमाग में पहुंचना चाहा तो खुशी से उठकर बैठ गया। आंद्रे ने सांस नहीं रोकी थी। उसने मुखातिब किया, हेलो आंद्रे, मैं बेकर बोल रहा हूँ। वो खुश होकर बोला, बेकर मेरे दोस्त, ये तुम हो? तुमने मुझे नहीं भुलाया है? कैसी बात करते हो? मैं रोज़ रोज़ कई बार तुम्हारे और साइमन के दिमागों में जाने की कोशिश करता रहता हूँ। तुम दोनों हमेशा सांस रोक लिया करते थे। मालूम होता है तुम पर किए हुए तनमीमी अमल का असर ख़त्म हो चुका है। हाँ यही बात है। साइमन को भी मेरे साथ ट्रैप किया गया था। शायद उसका दिमाग भी अब मुकफ्फल नहीं होगा। मैं साइमन के पास जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। अभी आकर तुम्हारे दिमाग को लॉक करूँगा। वह साइमन के पास पहुँचा। साइमन भी तनमीमी अमल से निजात पा चुका था। उसने खुशी का इजहार किया, फिर कहा, मेरे दिमाग को लॉक करके आज़ादी से एक अपार्टमेंट में रहने की इजाज़त दी गई है। मैं अभी उस अपार्टमेंट से दूर मैनहट्टन के स्केटिंग क्लब में हूँ। प्लीज़ मेरे दिमाग को लॉक करो, वरना वो लोग फिर मुझे ट्रैप कर लेंगे। बेकर ने कहा, तुम्हारी दिमागी तवानाई कैसी है? क्या ख्याल ख्वानी कर सकते हो? हाँ, अभी मैं आजमाइश के तौर पर एक शख्स के दिमाग में गया था। मैं ख्याल ख्वानी कर सकता हूँ। तुम हमारे 3 साथियों से रब्ता करो। मैं आंद्रे के दिमाग को लॉक करके तुम्हारे पास आऊँगा। वह फिर आंद्रे के पास आ गया, उसे हैप्नाटाइज करने लगा। एमली फ़ोन पर भंडारी से कह रही थी, तुम मेरी ताकत देख चुके हो। मेरे यार ने तुम्हें अपाहिज बना दिया है, तुम्हारे मातियतों को हलाक कर दिया है। अगर तुम अपने वादे के मुताबिक मेरे कमीशन के 5 लाख रुपए दे देते तो तुम पर यह तबाही ना आती। वह बोला, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मेरे 1 करोड़ 10 लाख रुपए और वह तमाम हीरे वापस कर दो। मैं 5 लाख नहीं 10 लाख दूंगा। वह कहका लगा कर बोली, गधे हो। दुनिया का कोई भी गधा सिर्फ 10 लाख लेने के लिए करोड़ों रुपए वापस नहीं करेगा। फिर अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही है। तुम्हें अंडरवर्ल्ड से निकाल दिया गया है। अब मेरा यार यहाँ का किंग है और मैं उसकी क्वीन हूँ। मैं एक वार्निंग दे रही हूँ, आज से तुम या तुम्हारा कोई साथी या मातियत उस तहखाने में नहीं जाएगा। वहाँ रखे हुए किसी माल को हाथ नहीं लगाएगा। क्या समझे? समझ गया। मैं तो अपाहिज बना दिया क्या हूँ? तहखाने में कभी नहीं जा सकूँगा। मेरी मातियत मुझे धोखा देकर तहखाने का माल चुराने जा सकती हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उनसे मैं निमट लूँगी, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगी। एक बात बता दो, तुम्हारा वो प्रेमी कौन है? उसने किस तरह मुकाबले पर आए बगैर मुझे तबाह कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बिग बॉस ने मेरी गलती की सज़ा मुझे दी है। वो टेलीपैथी जानता है। मैं नहीं जानती तुम्हारा बिग बॉस कौन है। टेलीपैथी तो मेरा यार जानता है। अब इंडिया के तमाम जोनल बॉस के नाम, पते और फ़ोन नंबर नोट कराओ। मैं नोट कर रही हूँ। वो उनके नाम, पते और फ़ोन नंबर बताने लगा। एमली नोट करने लगी। बेकर अपने साथी आंद्रे के दिमाग को लॉक करके साइमन के पास आया। साइमन ने कहा, हमारे बाकी तीनों साथी अब तक तनवीमी अमल के असर में हैं। मेरे पहुंचते ही वो सांस रोक लेती हैं। अब तुम वक्त ज़ाया न करो, मेरे दिमाग को लॉक करो। बेकर ने कहा, मैंने आंद्रे और तुम्हारे ख्यालात से मालूम किया है, तुम दोनों के अपार्टमेंट एक ही इमारत में है। उन्होंने तुम दोनों के दिमागों से एक दूसरे की पहचान भुला दिया। आइंदा एक दूसरे को पहचान सकोगे। मैंने आंद्रे से भी कहा है, तुमसे भी कह रहा हूँ, तनवीम नींद पूरी करने के बाद इस शहर से किसी दूसरे शहर या मुल्क चले जाओ। साइमन उस वक्त एक होटल के कमरे में था, बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद की। बेकर उस पर तनवीमी अमल करने लगा। उसकी तरह एमली भी अपने तौर पर मसरूफ़ थी। बेकर ने साइमन के दिमाग को लॉक करने के बाद एमली को देखा। वो बोली, मैं इंडिया के कई सूबों के बॉस से बातें कर चुकी हूँ। वो मेरी इस बात पर हंस रहे हैं कि इंडिया में तुम्हें अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया गया। वह सब मातियत बनने से इनकार कर रहे हैं, तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं। क्या तुम उनके दिमागों में जाओगे?
तुम उन सबके फ़ोन नंबर महफूज रखो, मैं फिर किसी वक्त उनकी खोपड़ी के 12 बजाऊंगा। उसने अंडरवर्ल्ड के बिग बॉस से रब्ता किया और कहा, मैं बेकर ब्राइट हूँ। बिग बॉस बायरन टोड ने कहा, तुम नाम नहीं बताओगे तब भी हम जान जाते हैं, क्योंकि मेरे और हार्वे के दिमागों में सिर्फ तुम ही आते हो। हाँ बोलो, इंडिया में क्या हो रहा है? यहाँ सब ठीक है। मेरे 2 टेलीपैथी जाने वाले साथियों को दुश्मनों ने ट्रैप किया था, मगर वो उनकी कैद से रिहाई हासिल कर चुके हैं। अब हमारी टेलीपैथी जाने वाली टीम और मजबूत होगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। हमें जल्द ट्रांसफॉर्मर मशीन का नक्शा हासिल होने वाला है। उसे हासिल करते ही हम मशीन तैयार करेंगे और अपने टेलीपैथी जानने वाले वफादार पैदा करेंगे। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम वो नक्शा कहाँ से हासिल कर रहे हो? अभी वो नक्शा फरहाद अली तैमूर के पास है। हांगकांग की ड्रग माफिया का गॉडफादर फरहाद से मुकाबला करने के लिए हमसे टेलीपैथी की मदद मांग रहे। हमारे साथ ये डीलिंग हुई है कि नक्शा हासिल होगा तो उसकी 2 कॉपियां बनवाई जाएंगी। एक कॉपी हम रखेंगे, दूसरी गॉडफादर को देंगे। मिस्टर बायरन, क्या तुम्हें पता है कि जो लोग वक्त से पहले मरना चाहते हैं वो फरहाद से छेड़खानी करते हैं? मैं पिछले 25 बरसों से फरहाद अली तैमूर को जानता हूँ। उसका एक एक कारनामा मुझे जुबानी याद है। बेशक मौत का दूसरा नाम फरहाद है, लेकिन ये तो समझते हो ना कि एक दिन सबने मरना ज़रूर है, और हम अंडरवर्ल्ड में दिन रात मौत का खेल खेलते रहते हैं। तो फिर एक गेम फरहाद से भी हो जाए। दूसरे बिग बॉस हार्वे ने कहा, और एक दिन फरहाद को भी मरना है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर मरेगा। हो सकता है हमारे ही हाथों उसकी मौत लिखी हो। बायरन टोड ने कहा, हमने भी बरसों से बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आज पूरे यूरोप और एशिया में अंडरवर्ल्ड के किंग कहलाते हैं। जुराइम की दुनिया में हमारी दहशत तारी रहती है। हम अनाड़ी नहीं है कि आंखें बंद करके फरहाद से टकरा जाएंगे। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो हमसे टकरा रहे। उसे हमारा असल नाम और पता ठिकाना कभी मालूम नहीं होगा। बेकर ने पूछा, ये ड्रग माफिया का गॉडफादर कौन है? उस गॉडफादर का नाम नाना काकूडू है। वो हांगकांग के जुनूब से शुमाल में चीन तक अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया का गॉडफादर है। बहुत ही संगदिल कसाई है, खतरनाक सैमुराई तलवारबाज है। अपने किसी दुश्मन के शाने पर सर नहीं रहने देता। एक ही बार में जिस्म से गर्दन अलग कर देता है। हार्वे ने कहा, फरहाद और इसकी फैमिली के अफराद हमेशा निहत्ते रहते हैं, कभी एक छोटा सा हथियार भी अपने पास नहीं रखते। फरहाद ऐसी हमाकत करेगा तो उसकी गर्दन ज़रूर कटेगी। आज तक नाना काकूडू का वार कभी खाली नहीं गया। वो योगा का माहिर है। फरहाद की टेलीपैथी उसके सामने काम नहीं आएगी। बायरन टोड ने कहा, वह तनहा फरहाद के लिए काफ़ी है, जबकि उसके दर्जनों माथियत खतरनाक ब्लैक बेल्ट हैं। वो हर पहलू से फरहाद की मौत बन सकते हैं। हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम ख्याल ख्वानी के ज़रिए फरहाद के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते रहें। जब उसे ज़ख्मी किया जाएगा तो हम उसके दिमाग में घुसकर उस माइक्रोफिल्म के मुतल्लिक मालूम करेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मर मशीन का नक्शा महफूज है। बेकर ने कहा, फिर तो ठीक है, हम खुद को जाहिर किए बगैर वो नक्शा हासिल करेंगे। क्या फरहाद हांगकांग में है? अभी इत्तला मिली है कि वो हांगकांग आ रहा था, लेकिन नाना काकूडू का एक चीनी टेलीपैथी जाने वाला है। उसका नाम जाओ जियांग है। उसकी गलती से फरहाद को ये मालूम हो गया है कि माइक्रोफिल्म को एक टूथपेस्ट की ट्यूब में छुपाया गया है। वह ट्यूब बीजिंग के एक बंगले के बाथरूम में है। फरहाद उसे हासिल करने के लिए बीजिंग वापस जा रहा है। फिर तो हम फरहाद के वहाँ पहुँचने से पहले दूसरों का अलाकार बनाकर उस ट्यूब से माइक्रोफिल्म निकाल सकते हैं। हम ऐसा कर चुके हैं। हमने अपने एक अलाकार को उसके बंगले के बाथरूम तक पहुँचाया था। वहाँ ट्यूब और माइक्रोफिल्म नहीं है। फरहाद ने धोखा दिया है। वह बीजिंग वापस नहीं गया है। उसने माइक्रोफिल्म छुपा रखी है। हमारा ख्याल है फरहाद छुप छुपा कर हांगकांग पहुँच गया है। हार्वे ने कहा, बेकर तुम हमारे साथ रहो। हमें मालूम करना है कि फरहाद हांगकांग के किस इलाके में है और किस नाम और किस हुलिये में है। बेकर ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर एमिली से कहा, हम खाने के लिए डाइनिंग टेबल में नहीं जा सकेंगे। मैं एक बहुत ही अहम मामले में मसरूफ़ हूँ। तुम 1 घंटे बाद खाने का ऑर्डर दो, हम कमरे में खाएंगे। उसने फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और मुझे शिकार करने के लिए बायरन टोड और हार्वे के पास पहुँच गया। हांगकांग बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल एक तजारती शहर है। यहाँ की तिजारत में दयानतदारी कम और फ्रॉड और चोर बाजारी ज़्यादा है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, शराब, अफ्यून, चरस, कोकेन और हीरोइन की स्मगलिंग और चोर बाजारी सबसे ज़्यादा है। यहाँ मुनशियात के छोटे बड़े बेशुमार व्यापारी हैं। उन तमाम व्यापारियों का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर नाना काकूडू से है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटीक मार्केट है। सारी दुनिया के मुल्कों और कौमों की तारीख और तहजीब के मुताबिक आसारी कदीमा की नायाब चीज़ें यहाँ दस्तयाब होती हैं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान, उनके सर के बाल, कलोपत्रा के कीमती जेवरात, चंगेज़ खान के जूते, सिकंदर आज़म की तलवार, सुल्ताना डाकू की बंदूक और मार्लिन मुनरो की तस्वीरें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, यहाँ मिल जाती हैं। वो किसी न किसी तरह ये साबित कर देते हैं कि जो जूते वो फ़रोख्त कर रहे हैं वो चंगेज़ खानी के हैं। फिर ख़रीदार कायल होकर इन्हें ख़रीद लेता है।
उनके जाने के बाद फिर चंगेज़ खान के वैसे ही जूतों का जोड़ा दुकान में आ जाता है। इस तरह हज़ारों की तादाद में वो जूते फ़रोख्त होते रहते हैं। पता नहीं चंगेज़ खान कितने हज़ार कितने लाख जूते अपने पीछे छोड़ गया है। ऐसे फ्रॉड दुकानदारों का ताल्लुक भी गॉडफादर नाना काकुडू से था। वो अपनी दुकानों के चोर दरवाज़ों से मनुष्यात और स्मगल किए हुए जवाहरात फ़रोख्त करते थे। अमेरिका से आने वाले जॉन हार्डी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से था। ये मुझे बाद में पता चला कि वो क्वींस रोड वेस्ट मार्केट के अकब में रहता है। उस मार्केट में हर चीज़ कागज़ की मिलती है। कागज़ के मकानात, कागज़ की कारें और हवाई जहाज़, खाने के लिए कागज़ के बर्तन, फर्नीचर और कागज़ के वो करेंसी नोट मिलते हैं जो अंडरवर्ल्ड बैंक से जारी किए जाते हैं। ये करेंसी अगरचे गैर कानूनी होती है लेकिन डॉलर्स और पाउंड्स के मुकाबले में कीमती होती है। हम लोग जो ज़िंदगी गुजारने की हद तक कमाते हैं और वो लोग जो तजारती दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते और महंगी अय्याशी नहीं कर सकते, उनके लिए अंडरग्राउंड करेंसी का कोई मोल नहीं। कैसीनो, नाइट क्लबों और छोटे बड़े मुजरिमों के दरमियान ये करेंसी चलती है। जॉन हार्डी बैंक ऑफ अंडरवर्ल्ड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। अंडरवर्ल्ड में छपने वाली करेंसी को बाहर की दुनिया में पहुंचाता। एशिया के उन मुल्कों और इलाकों में जहां मुजरिमों का बोलबाला रहता है और जुराइम फलते फूलते रहते हैं, वहां यू करेंसी यानी अंडरवर्ल्ड करेंसी चलती है। जॉन हार्डी को यह इतला मिल चुकी थी कि टेलीपैथी जानने वाले जाओ जियांग ने मुझे हाईवे पर रोका था, लेकिन मुझसे माइक्रोफिल्म हासिल करने में नाकाम रहा। जबकि उसने जिन मुसल्लह हवारियों को मुझे घेरने और हलाक करने के लिए भेजा था, मैंने उन तमाम हवारियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया था। अब उसे ताज़ा तरीन इतला ये मिली थी कि मैं हांगकांग पहुंचने वाला हूँ। यह ऐसी इतला थी कि सभी दहशत ज़दा हो रहे थे। दहशत ज़दा करने के लिए यह इतला काफ़ी थी कि मैंने तनहा उनके 9 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया था। जाओ जियांग वहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद था। अगर जिस्मानी तौर पर मौजूद रहता तो वो भी जिंदा बचकर वापस न आता। एक वाक़ये से वो सब मोहतात हो गए। फ़िलहाल उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वह मुझे किस तरह पहचानेंगे। वो समझ रहे थे कि मैं उनकी नज़रों में आए बगैर वहाँ पहुँच गया हूँ। अब ये मालूम करना था कि मैं हांगकांग के किस इलाके में क्याम करूँगा। मैं फ़िलहाल वहाँ 2 ही दुश्मनों को जानता था, एक जाओ जियांग था और दूसरा जॉन हार्डी। अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर नाना काकुडू ने हुक्म दिया था कि जाओ जियांग और जॉन हार्डी को ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी जाए। वो दोनों अपने घरों में रहें या बाहर कहीं मसरूफ़ रहें। हर जगह मुसल्लह अफराद को बड़ी राजदारी से छुपकर उनकी हिफाजत करनी चाहिए। फरहाद अली, तैमूर जल्द या बदेर उनमें से किसी की गर्दन दबोचने के लिए ज़रूर उनके करीब आएगा। वो अपने तौर पर दुरुस्त समझ रहे थे। मुझे उन दोनों की तलाश थी, मुझे उन दोनों तक ज़रूर पहुंचना था, लेकिन वो मेरे तरीक़ेकार को नहीं समझ सकते थे। बीजिंग से रवाना होने से पहले मैंने जाओ जियांग को ट्रैप करने का बंदोबस्त कर लिया था। मेजर ल्यूचिन की बेटी किमली फ्लड थी। उसने मुझे फांसने की कोशिशें की थी। मैंने उसी किमली को आलाकार बनाया, उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर जाओ जियांग से फ़ोन पर बात कराई। किमली ने बड़े महबूबाना अंदाज में उसके पास हांगकांग आने की ज़िद की थी। जाओ जियांग भी उसका दीवाना था। उसने हांगकांग में अपनी रिहाइशगाह का पता उसे बताया और किमली ने खुश होकर कहा था कि वो पहली किसी भी फ़्लाइट से उसके पास आ रही है, और वह वाकई एक फ़्लाइट से वहाँ पहुँच गई थी। मैं हाईवे से कार में आया था, इसलिए वह मुझसे पहले वहाँ पहुँची हुई थी। मैंने उसके अंदर झांक कर देखा। वो जाओ जियांग के एक शानदार बंगले में थी। उसने फ़ोन के ज़रिए से कहा था, हाय जाओ, मैं आ गई हूँ, तुम्हारे घर में बैठी हुई हूँ, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से उसने कहा, हाय किमली, तुम मुझे कितना चाहती हो, अपने वादे के मुताबिक पहुँच गई हो, लेकिन मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। शायद आज रात नहीं आ सकूँगा, कोशिश करूँगा कि सुबह तक आ जाऊँ। वह मीठी नाराज़गी से बोली, क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? मैं हज़ारों मील दूर से आई हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूँगी। मुझे बताओ कहाँ हो, मैं भी तुम्हारे पास आऊँगी। मैं किसी एक जगह नहीं हूँ। तुम्हें मालूम है फरहाद तुम्हारे बाप के साथ यहाँ आया हुआ है। वह हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, पता नहीं किस उलिया में। हमें किसी भी तरह से पहचान कर उससे माइक्रोफिल्म हासिल करनी है, फिर उसे हलाक करना है। वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोल रही थी। जाओ जियांग की बात पर हंसने लगी, कहने लगी, बस इतनी सी बात है। फरहाद लाख पर्दों में छुपा हो तब भी मैं उसे पहचान लूँगी। उसने हैरानी से पूछा, ताजुब है, वो रेडीमेड मेकअप में या मास्क में छुपा होगा? अपना लबो लहजा बदल चुका होगा तो तुम उसे कैसे पहचानोगी? तुम मेरी एक गैर मामूली सलाहियत से वाकिफ़ नहीं हो। मैं किसी भी ऐसे मर्द को उसके जिस्म की मखसूस महक से पहचान लेती हूँ जिसके साथ एक रात या चंद घंटे गुजार लेती हूँ। और यह तो एक कुदरती बात है, रोशनी हो या तारीकी, दुनिया की हर औरत अपने शौहर को उसके पसीने की मखसूस महक से पहचान लेती है। मुझ में यह सलाहियत दूसरी औरतों से कुछ ज़्यादा है। किमली ने बड़े ही कायल करने वाले अंदाज में यह हकीकत बयान की। जाओ जियांग ने कायल होकर कहा, यह तो कमाल हो गया, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती नहीं की। एक तो तुम मेरी जान हो, दूसरा ये कि दुश्मन जान का सुराग लगाने वाली हो। अब तो मैं तुम्हें दिन रात अपने साथ रखूंगा। फरहाद किसी भी भेस में होगा तो तुम उसकी निशानदेही करोगी, फिर हम उससे निमट लेंगे। वो खुश होकर बोली, तो फिर तुम मुझे बुला रहे हो, ये बताओ कहाँ हो? मैं अभी उड़कर चली आऊँगी, तुम अभी फ़ोन बंद करो, मैं पूरी सिक्योरिटी के साथ तुम्हें लेने आऊँगी।
किमले ने फ़ोन बंद कर दिया। ऐसे वक्त तो सोनिया मेरे अंदर पहुंची हुई थी और मेरे ख्यालात पढ़कर मेरे हालात मालूम कर रही थी। उसने कहा, मैं यहाँ मसरूफ़ हो गई थी इसलिए देर से आई हूँ, मगर इतनी देर में तुमने अंधेर किया। मुझे मालूम नहीं था कि तुमने किमली को आलाकार बना रखा है। वैसे तुम्हारा जवाब नहीं है, उसके ज़रिए छुपे हुए दुश्मनों तक पहुँच रहे हो। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाईवे के सफ़र ने मुझे थका दिया है, मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ। तुम किमली के ज़रिए मालूमात हासिल करती रहो। मुझे उम्मीद है कि जाओ जियांग और जॉन हार्डी के दरमियान राब्ता रहता होगा। तुम जॉन हार्डी तक भी पहुँचने की कोशिश करो। सोनिया चली गई। मैं एक होटल के कमरे में था। आराम से बिस्तर पर लेट गया। ये होटल क्वींस रोड वेस्ट में था। ये वही मार्केट थी जहाँ कागज़ से तैयार किया हुआ सामान फ़रोख्त होता था और यहीं के क्लब से यू करेंसी यानी अंडरवर्ल्ड में छपने वाली करेंसी जारी होती थी। इसी क्लब के पीछे जॉन हार्डी की रिहाइशगाह थी। मैं अनजाने में एक दुश्मन के करीब पहुंच गया और आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। सोच रहा था कि मुझे 2-4 घंटे सोना चाहिए। सोनिया एक ऐसी ढाल थी कि उसकी मौजूदगी में मेरी गफलत के बावजूद कोई मुझ पर हमला नहीं कर सकता था। मैंने अपने दिमाग को हदायत दी कि कम से कम 4 घंटों तक सोता रहूं। उससे पहले या तो सोनिया आकर मुझे जगाएगी या मेरे कमरे में कोई गैर मामूली बात होगी या खिड़की दरवाजे तक किसी दुश्मन के कदमों की आहट होगी तो फौरन ही मेरी आंख खुल जाएगी। सोनिया ख्याल खुआनी के जरिए किमले के अंदर पहुंची हुई थी। जाओ जियांग मुसल्लह हवारियों के साथ उसके पास आया था। उसने कहा, कम ऑन किमली, हमें अभी यहाँ से जाना है। उसने सोनिया की मर्जी के मुताबिक पूछा कि यहाँ से जाना ज़रूरी है? यहाँ तन्हाई है, हम बड़े मज़े से रात गुजारेंगे। सिर्फ एक रात की बात नहीं है, अब तक तुम दिन रात मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ फरहाद को तलाश करोगी। हमें जो भी मशकूक दिखाई देगा तुम उसके करीब जाकर उसकी बू सूंघकर उसे पहचानोगी। वो बोली, हांगकांग में कई तरह के मुजरिम भेस बदल कर घूमते रहते हैं, एक तरफ कानून से और दूसरी तरफ अपने दुश्मनों से आंख मचोली खेलते रहते हैं। पता नहीं फरहाद किस भेस में होगा और कहाँ होगा। तुम मुझे कहाँ कहाँ लिए फिरोगे? अभी हम क्वींस रोड वेस्ट जाएंगे, वहाँ मेरे एक साथी जॉन हार्डी है। जब तक फरहाद हमारी गिरफ्त में नहीं आएगा तब तक मैं और हार्डी एक दूसरे के करीब रहेंगे। वह किमली को साथ लेकर क्वींस रोड की तरफ जाने लगा। उसकी कार के आगे पीछे 4 गाड़ियाँ थीं। उन गाड़ी में उसके मुसल्लह हवारी थे। वह सभी जूडो कराटे के माहिर और ख़तरनाक फाइटर थे। मेरे खिलाफ ऐसे मुसल्लह हवारियों को उन दोनों का गार्ड बनाया गया था जो मेरे मुकाबले में किसी पहलू से कमज़ोर न पड़ते। वो मेरी तरह हथियारों के बगैर लड़ सकते थे, मर सकते थे या मार सकते थे। उन सब का राब्ता गॉडफादर नाना काकुडू से था। उसने हुक्म दिया था कि फरहाद का सुराग मिलते ही उसे इतला दी जाए। जाओ यांग ने ख्याल खुआनी के जरिए जॉन हार्डी से कहा, मैं किमली के साथ आ रहा हूँ। जॉन हार्डी ने कहा, तुम जानते हो कि फरहाद मुसीबत बना हुआ है, वो बहुत मकार है, किसी को भी आलाकार बनाकर हमारी शारक तक पहुँच सकता है। ऐसे में तुम अपनी महबूबा किमली को लेकर यहाँ आ रहे हो। मैं नादान नहीं हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते कि किमली हमारे लिए कितनी अहम है। हम उसी के जरिए फरहाद को ट्रैप कर सकेंगे। ये क्या कह रहे हो? क्या किमली उस दुश्मन को किसी भेस में पहचान सकेगी? हाँ, मेरी महबूबा के अंदर एक गैर मामूली सलाहियत है। वो फरहाद को 1000 मेकअप के बावजूद पहचान लेगी। वो जिसके करीब 2-4 घंटे रहती है उसके पसीने की मखसूस बू उसके ज़हन में नक्श हो जाती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तुम ये कहना चाहते हो कि वह फरहाद को उसकी मखसूस बू से पहचान लेगी? बेशक, इसलिए हमारे साथ रहेगी। हमारे तमाम जासूस ऐसे लोगों की निशानदेही कर रहे हैं जिन पर शुबा है कि वो मेकअप के पीछे छुपे हुए हैं। ऐसे लोगों का मेकअप उतारना और उनसे उलझना ज़रूरी नहीं होगा। किमली उनके करीब जाकर उनकी बू सूंघकर हमें इशारा करेगी। अगर वह फरहाद होगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा कि किमली ने उसे पहचान लिया। इस तरह हम उसकी बेखबरी में उसे ज़ख्मी करके कैदी बना सकेंगे। उसे जवाब भी हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। यह अच्छा आइडिया है। उस कमबख्त ने बुरी तरह दहशत ज़दा कर रखा है। मैं यही चाहता हूँ कि उसे जवाब भी हमला करने का मौका ना मिले। मगर एक सवाल यह है कि क्या वो किमली को नहीं पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। अभी किमली के चेहरे को मेकअप में छुपा दिया जाएगा। क्या तुम्हारे पास मेकअप का सामान है? ना हो तो अभी मंगवा लो। यहाँ सब कुछ है। हमारे आदमियों ने इतला दी है कि इस इलाके के 2 होटलों में 2 अजनबियों को देखा गया है और एक बूढ़ी औरत के मकान में कोई पेइंग गेस्ट आया है। हमें जल्द से जल्द मालूम करना है कि वो तीनों अजनबी कौन है। वो बातें करने के दौरान में जॉन हार्डी के पास पहुंच गया। उसके बंगले के चारों तरफ मुसल्ला गार्ड्स पहरा दे रहे थे। उसने किमली को देखकर कहा, तुम्हारी महबूबा बहुत खूबसूरत है। क्या ये मेरी तरह पीने का शौक रखती है? कोई कंपनी ना हो तो पीने का मज़ा नहीं आता। जाओ जियांग ने कहा, हार्डी ये तुम्हारी बुरी आदत है, पीने के बाद बहकने लगते हो। प्लीज़ काम की बात करो। मेकअप मैन को बुलाओ, किमली का चेहरा बदलना ज़रूरी है। जॉन हार्डी पी रहा था। ये मालूम होते ही सोनिया उसके दिमाग में पहुंच गई। उसके ख्यालात पड़ने लगी। तब मालूम हुआ कि वो अंडरवर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वहाँ छापी जाने वाली यू करेंसी को हांगकांग और एशिया के दूसरे बड़े शहरों में फैलाता है। अमरीकी हुकूमत ने जॉन हार्डी के जरिए गॉडफादर नाना काकुडू से मुआहदा किया था कि वो ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा चीन से ले आएगा तो उसे मुँह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। ये भी मुआहदा किया गया था कि अगर वो ट्रांसफार्मर मशीन की तैयारी के लिए हांगकांग में या किसी करीबी जजीरे में खुफिया अड्डा फराम करेगा और इसी सिलसिले में आइंदा भी ताउन करता रहेगा तो उसे और उसके हवारियों को इस मशीन के जरिए टेलीपैथी सिखाई जाएगी।
सोनिया ने ख्याल खुआनी के जरिए मेरे पास पहुँच कर देखा। मैं सो रहा था। उसकी सोच की लहरों को महसूस करते ही मेरी आंखें खुल गईं। उसने कहा, सॉरी, तुम्हें आराम करना चाहिए लेकिन मजबूरन आई हूँ। ये मालूम करना ज़रूरी है कि तुम्हें किस इलाके के किस होटल में हो। मैंने कहा, यह क्वींस रोड वेस्ट का इलाका है। मैं होटल लियाना के कमरे में हूँ। वो बोली, ओ गॉड, तुम दुश्मन की गोद में सो रहे हो। इस होटल के पीछे जॉन हार्डी की राशका है और इस वक्त वहाँ उसके साथ जाओ जियांग मौजूद है। मैं उठकर बैठ गया। सोनिया ने कहा, उसके सुराग रसाना ने उसे इतला दी है कि इस इलाके के 2 होटलों में और 2 अजनबी हैं। अभी वो किमली को मेकअप में छुपा रहे हैं। इसके बाद उसे लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। किमली हमारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें नहीं पहचानेगी, लेकिन वो ये ज़रूर मालूम करना चाहेंगे कि तुम फरहाद नहीं हो तो फिर कौन हो और क्यों अपने चेहरे को मेकअप में छुपाए हुए हो। मैं उठकर बाथरूम में आया, अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर ज़रा फ्रेश होकर अपना सफरी बैग उठाकर होटल के पिछले हिस्से में आया। वहाँ एक शख्स अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं उसके पीछे चलते हुए कमरे में पहुंचा तो उसे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सोनिया ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा रखा था। मैं आईने के सामने बैठकर रेडीमेड मेकअप के जरिए अपने चेहरे को तब्दील करने लगा। सोनिया उस शख्स को मेरे कमरे में ले गई। वहाँ उसे थपक थपक कर टेलीपैथी की लोरी सुनाई। वो सो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, मैंने इसे सुला दिया, अब तुम यहाँ से निकलो। मैं कमरे से निकलकर होटल के बाहर जाते हुए बोला, मेरी जान, तुम बड़े काम की चीज़ हो। तुम वक्त पर ना पहुँचती तो दुश्मन आ पहुँचते। अब जाओ और हार्डी के जरिए दूसरे आलाकार बनाओ। अभी जा रही हूँ, मगर पहले अहम मालूमात हासिल कर लो। जॉन हार्डी के ख्यालात ने बताया कि यहाँ सिर्फ जाओ जियांग और जॉन हार्डी तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ये दोनों अहम है लेकिन आलाकार बने हुए हैं। इसका मतलब है इन दोनों के पीछे कोई ज़बरदस्त कुव्वत है। ये तो समझ रहा हूँ कि जॉन हार्डी अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अहम बात हो तो बताओ। अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया का एक गॉडफादर है, उसका नाम नाना काकुडू है। हार्डी के ख्यालात से मालूम हुआ है कि वो बहुत पुरस्कार और बहुत ख़तरनाक है। मैं अभी जाकर उसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करूँगी। इस इलाके में उनके जासूस घूम रहे हैं। तुम किसी दूसरे इलाके में चले जाओ, किसी महफूज जगह पहुँचो, उसके बाद मुझसे रब्ता करो या मैं तुम्हारे पास आऊँगी। वो चली गई। मैं एक टैक्सी में बैठकर उस इलाके से दूर लाइडर स्ट्रीट में आया। वहाँ एक मकान के सामने पेइंग गेस्ट का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने वहाँ जाकर एक कमरा हासिल किया। उन्हें मुँह मांगी रकम दी। वो खुश हो गए। उन्होंने मेरे कमरे में खाने पीने का सामान पहुँचाया। मैंने कहा, मैं खाने के बाद सो जाऊँगा, लिहाजा सुबह तक मेरे दरवाजे पर दस्तक न दी जाए। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर आराम से बैठकर खाते खाते सोनिया के पास पहुँच गया। उससे बोला, मैं दूसरे इलाके में आ गया हूँ, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, किमली का मेकअप हो चुका है। जाओ जियांग उसे लेकर उन होटलों की तरफ गया है जहाँ के एक होटल में तुम थे। उसके साथ 1 दर्जन मुसल्लह गार्ड्स हैं। सोनिया ने मुझे जॉन हार्डी के दिमाग में पहुंचाया। चूंकि वो पिए हुए था, नशे में था, इसलिए उनके साथ नहीं गया था। ऐसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, मैं गॉडफादर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, होल्ड ऑन करो। वो कान से रिसीवर लगाए सोफे पर सीधा बैठ गया। चंद सेकंड के बाद ही गॉडफादर की आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर हार्डी, अभी मालूम है कि जाओ जियांग फरहाद को तलाश करने गया, लेकिन तुम अपने घर में बैठे पी रहे हो। क्या तुम्हें खतरे का एहसास नहीं है? क्या ये नहीं जानते कि नशे के वक्त वह दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है? मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी मामलात से अलग रहना चाहता हूँ। मैंने अमरीकी अकाबरीन से कहा है कि अंडरवर्ल्ड बैंक के लिए काम करता रहूँगा, लेकिन मुझे मशीन के नक्शे के मामले में मुलव्विस न किया जाए। न जाने कितने टेलीपैथी जाने वाले मेरे दिमाग में घुस आएंगे। मैं पीने का आदी हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता। नाना काकुडू ने कहा, तुम इस मामले से दूर नहीं रह सकोगे। चीन की आर्मी इंटेलिजेंस ये मालूम कर चुकी है कि जाओ जियांग से तुम्हारा राब्ता रहता है और तुम नक्शे की चोरी के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रहे हो। फरहाद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हार्डी ने कहा, जब वो मेरे दिमाग में आकर मेरे ख्यालात पड़ेगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि माइक्रोफिल्म की चोरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नाना काकुडू ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी गर्दन तन से अलग कर दूंगा। नशे में ये भूल रहे हो कि वो दुश्मन तुम्हारे दिमाग में आकर हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। तुम सुबह होने से पहले हांगकांग से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कभी यह नहीं चाहूँगा कि वो तुम्हारे जरिए हमारे अंडरवर्ल्ड के राज मालूम करता रहे। अच्छी बात है, कोई तुम्हारे हुक्म से इनकार करने की जरूरत नहीं करता है, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? नशा उतरते ही मैं चला जाऊँगा। वह शैतान नशा उतरने से पहले तुम्हारे अंदर घुस आएगा। अभी मेरे सैमुराई आ रहे हैं, तुम्हें उठाकर इस शहर से बाहर फेंक आएंगे। अगर अमेरिका से मुआहदा ना होता तो अभी तुम्हें कत्ल कर दिया जाता। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। जॉन हार्डी सुनकर बुरी तरह खौफजदा हो गया कि सैमुराई उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाने के लिए आ रहे हैं। गॉडफादर नाना काकुडू अपने वफादार तलवारबाजों को सैमुराई कहा करता था। वह सब अपने गॉडफादर की तरह बेरहम दरिंदे थे। तलवार के एक ही वार से गर्दन उड़ा देते या तलवार की नोक से कचोके लगा लगा कर तड़पा तड़पा कर जान लेते। मैंने उसकी सोच में कहा, वो सैमुराई मुझे शहर से दूर ले जाकर कत्ल कर देंगे। अमरीकी हुकूमत बेखबर रहेगी। अमरीकी जासूस मुझे तलाश करते रहेंगे। उन्हें मेरी लाश भी नहीं मिलेगी। नाना काकुडू हमारे सुराग रसानों को यही तासुर देगा कि फरहाद ने मुझे कत्ल करके समुंदर में मेरी लाश फेंक दिया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक रिसीवर उठाकर अपने सफारत खाने के नंबर डायल किए। फिर एक एहलकार से कहा,
अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर नानाका कूडू अपने मुआहदे से फिरने वाला है। वह मशीन के नक्शे के सिलसिले में फरहाद से मामला तय कर रहा है। ये बात मुझे मालूम हो चुकी है कि फरहाद कल शाम वो माइक्रोफिल्म उसके हवाले करेगा। नानाका इसके एवज हम अमरीकियों को किसी न किसी बहाने कत्ल करता रहेगा। ये बोलते वक्त अपना पिस्तौल निकाल चुका था। फिर उसने सहमे हुए अंदाज में चीख कर कहा, कौन हो तुम? तो मेरे घर में बगैर इजाज़त क्यों आए हो? ये कहते उसने सामने की दीवार पर गोली चलाई। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही उसने हाथ से रिसीवर छोड़ दिया। दूसरी तरफ से पूछा गया, मिस्टर हार्डी कौन है? तुम खैरियत से हो? हार्डी रिसीवर से ज़रा दूर हो गया। मैंने आवाज़ और लहजा बदल कर उसके ज़रिए चीनी ज़ुबान में कहा, नानाका अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता, मगर तुम हमारे खिलाफ गवाह बन सकते हो, हमारे ताल्लुकात ख़राब कर सकते हो। तुम्हें अभी और इसी वक्त मर जाना चाहिए। हार्डी ने सहम कर चीखते हुए कहा, नहीं, ट्रैगर ना दबाना, पहला निशाना खता हो गया। देखो मेरी बात सुनो। उसने आगे कुछ कहने से पहले पिस्तौल का ज़रा दूर रखकर अपना निशाना लिया, फिर ट्रैगर को दबाया। ठाई की आवाज़ के साथ ही उसके हलक से आखिरी चीख निकली। वह ज़मीन पर गिरा। मैंने दम तोड़ने से पहले उसके लिबास से पिस्तौल को साफ करके एक तरफ फेंक दिया। इसके बाद उसका दम निकल गया। फ़ोन का रिसीवर मेज़ के नीचे झूल रहा था। अमरीकी सफारत खाने का एहलकार चीख चीख कर पूछ रहा था, हेलो मिस्टर हार्डी, मैंने फायरिंग और तुम्हारी चीख सुनी है। नानाका के आदमी से कहो मुझसे बात करे। हेलो हेलो। मैं उस एहलकार के दिमाग में पहुंच गया। अब वो हांगकांग पुलिस से रब्ता करके कह रहा था कि नानाका जो गॉडफादर कहलाता है, उसने हमारे एक अमेरिकी इंजीनियर को गोली मार दिया। आप फ़ौरन उसके बंगले में पहुंचें। अमेरिकी अपने एजेंट जॉन हार्डी को हमेशा इंजीनियर कहते थे। दुनिया वालों के सामने ये जाहिर नहीं करते थे कि हार्डी का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड वालों से है और वह गॉडफादर नानाका और उनके दरमियान पुल बनकर चीन के खिलाफ साजिशी मामला तय करता रहता है। वो अफसर अब हॉटलाइन पर अमेरिकी अकाबरीन को जॉन हार्डी के कत्ल और नानाका की बदलती हुई पॉलिसी के बारे में इतला दे रहा था। मैंने सोनिया से पूछा, ये चाल कैसी रही? वो बोली, अमेरिका और अंडरवर्ल्ड वालों के ताल्लुकात में कमज़ोरी पैदा होगी। उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए दोनों तरफ के अहम अफराद को जहन्नुम में पहुंचाना ज़रूरी है। मैंने चौंक कर कहा, गॉड, मुझसे भूल हो गई। हार्डी को हलाक करने से पहले उनके दिमाग से उन अहम अमरीकियों का पता ठिकाना मालूम करना चाहिए था जो मुआहदे के मुताबिक गॉडफादर नानाका कूडू के लिए काम कर रहे हैं। सोनिया ने कहा, तस्लीम कर लो कि तुम बूढ़े हो चुके हो, हर पहलू पर तवज्जो देने वाली जहानत नहीं रही है। क्यों बकवास कर रही हो? उम्र के साथ साथ तजुर्बात में इजाफा होता है और जहनी सलाहियतें बढ़ती रहती हैं। बाय द वे, तुम मुझे बूढ़ा कहकर यह एहसास पैदा करना चाहती हो कि किसी हसीना से दोस्ती करने की उम्र नहीं रही है। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में अब भी हसीनाओं से दिल लगाने के अरमान मचल रहे हैं। अब अगर तुमने बूढ़ा कहा तो मुझे मजबूरन साबित करना होगा कि शेर कभी कमज़ोर और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। बस रहने दो। मैं तो ये कह रही थी कि तुमने एक अहम पहलू को नज़रअंदाज किया था, मगर मैंने नहीं किया। जब तुम हार्डी के दिमाग से खेल रहे थे तब मैं उसके चोर ख्यालात से उन अहम अमरीकी अफराद के नाम और पते मालूम कर रही थी। क्या मैं तुम्हारी हाजिर दिमागी की तारीफ़ करूँ? क्यों जल भुन रहे हो? मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। चलो, एक अमरीकी ओहदेदार के नंबर डायल करो। उसने नंबर बताए। मैंने डायल किया। राब्ता होने पर दूसरी तरफ से पूछा गया, हेलो, कौन? मैंने चीनी ज़ुबान में कहा, एक चाइनीज़ डिश का ऑर्डर नोट करो और मेरे रूम में भेज दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यू शट अप, सही नंबर डायल क्या करो। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वह रिसीवर रखकर अपने सामने बैठे हुए शख्स से बोला, ये रॉन्ग नंबर डायल करने वाले मुसीबत बन जाती हैं। हाँ तो मैं कह रहा था, मगर क्या कह रहा था? कोई मुदाखलत करता है तो मैं भूल जाता हूँ। उस अमरीकी ओहदेदार के सामने एक मोटा भद्दा सा चीनी बैठा हुआ होंठों के दरमियान पाइप दबाए कश लगा रहा था। उसने कहा, मिस्टर होमर, तुम गायब दिमाग रहते हो। तुम हमारे गॉडफादर नानाका कूडू पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसने जॉन हार्डी को कत्ल नहीं किया है। नानाका ने मुझे अपने इलाके का इंचार्ज बनाया है। मैं उसकी तरफ से सफाई पेश करूँ। हार्डी ने अपनी मौत से पहले हमारे सफारती अफसर को बयान दिया था, मरने वाली ज़िंदगी की आखिरी सांसों में कभी झूठ नहीं बोलते। टेलीपैथी सिखाने वाली मशीन बड़ी अहमियत की आमिल है। फरहाद हमारी हलाकत का सौदा करके उस मशीन का नक्शा नानाका को दे रहा है। ये झूठ है, सरासर बकवास है। जब फरहाद हमारे गॉडफादर को वो नक्शा नहीं देगा तब तुम्हें यकीन आएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि फरहाद ने वो नक्शा दिया है या नहीं? बड़ी राजदारी से नक्शा लिया जाएगा, बड़ी राजदारी से मशीन तैयार हो जाएगी। जब अंडरवर्ल्ड वाले टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज तैयार कर लेंगे तब हमें मालूम होगा कि नानाका हमें धोखा देता रहे। थैंक्स गॉड। धोखा खाने से पहले ये राज खुल गया। मैं उस मोटे चीनी के अंदर पहुंच गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोला, फरहाद कभी हम अंडरवर्ल्ड वालों से दोस्ती नहीं करेगा। वो हमेशा नक्शे वाली माइक्रोफिल्म नहीं देगा, बल्कि हम उससे छीन लेंगे। होमर ने कहा, कैसे छीन लोगे? टेलीपैथी जानने वाला जाओ जियांग हमारा आदमी है, हमारे लिए काम करेगा। हमारे लिए वो माइक्रोफिल्म हासिल करेगा। तुम लोग जाओ जियांग जैसे टेलीपैथी जानने वाले से महरूम हो रहे हो। मोटे चीनी के साथ बैठे हुए दूसरे चीनी शख्स ने कहा, क्या इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ जाओ जियांग ही टेलीपैथी जानता है? नानाका के कई और टेलीपैथी जानने वाले दोस्त हैं। वो फरहाद के लिए ऐसा जाल बिछा रहे हैं कि वो फड़फड़ाता रह जाएगा, लेकिन जाल से निकल नहीं पाएगा। मुझे पहली बार पता चला कि नानाका कूडू कुछ और टेलीपैथी जानने वालों का तावन हासिल कर रहे। सोनिया ने मुझसे कहा,
तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यहाँ सिर्फ नानाका एक ज़बरदस्त दुश्मन नहीं है, और भी कई हैं। वो टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे सामने कभी खुद को जाहिर नहीं करेंगे। वो दूसरे ममालिक में रहकर यहाँ बेशुमार आलाकार बनाकर तुम पर हमले करते रहेंगे। मैंने कहा, जाओ जियांग और दूसरे अमेरिकी टेलीपैथी जानने वाले अब नानाका से ताउन नहीं करेंगे। हमें ये मालूम करना होगा कि दूसरे कौन से टेलीपैथी जानने वाले नानाका का साथ दे रहे हैं। सोनिया ने कहा, बाबा साहब के इदारे के सुराग रसानों ने अमेरिकी टेलीपैथी जानने वालों को अपना ताबे बना लिया था और उनकी ट्रांसफार्मर मशीन तबाह कर दी थी। तब से वो हमारी मुखालफत करने के काबिल नहीं रहे हैं। मैंने कहा, हमने बहुत अरसे से उन अमरीकियों की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये मालूम करना चाहिए कि वो मौजूदा हालात में क्या कर रहे हैं। तुम इन लोगों से निमटते रहो, मैं अभी मालूमात हासिल करके आती हूँ। सोनिया चली गई। मैं फिर होमर के दिमाग में रहकर उनकी बातें सुनने लगा। होमर कह रहा था, और कौन ऐसे टेलीपैथी जानने वाले हैं जो तुम्हारे गॉडफादर नानाका कुडू से ताउन करेंगे? सभी टेलीपैथी जानने वाले फरहाद और उसके बेटों की धौंस में रहते हैं। उस मोटे चीनी ने कहा, फरहाद और उसके बेटे ड्रैगून नहीं है कि दुनिया के सारे टेलीपैथी जानने वाले उनसे डरते रहेंगे या उनकी पूजा करते रहेंगे। उस मोटे चीनी के साथी ने कहा, आने वाला वक्त बताएगा कि अब इस दुनिया में ऐसे शहजोर, चालाक और ज़बरदस्त टेलीपैथी जानने वाले हैं जो फरहाद और उसकी फैमिली को किसी गिनती में नहीं लाती हैं, और ऐसे ही लोग यहाँ हमारा साथ दे रहे हैं। होमर ने कहा, हम नानाका कुडू की चालबाजी को खूब समझते हैं। वो दरी पर्दा फरहाद से नक्शे वाली फिल्म हासिल करेगा और हम पर यह जाहिर करेगा कि उसने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के जरिए फिल्म हासिल की है। ऐसी बचकाना चालों को एक बच्चा भी समझ सकता है। उससे चीनी शख्स ने गुस्से में कहा, तुम लोग ख्वामखा हम पर शुबा कर रहे हो। तुम्हारे अमरीकी हुकाम ने माइक्रो फिल्म के सिलसिले में हमसे मुआहदा किया, हम उनसे मुआहदा करने नहीं गए थे। अब वो हम पर झूठे इल्ज़ाम आयद करके खुद ये मुआहदा तोड़ रहे हैं। मोटे चीनी ने कहा, हम आखिरी बार दोस्ताना अंदाज में समझा रहे हैं कि हमारे नानाका ने तुम्हारे जॉन हार्डी को कत्ल नहीं किया है। अगर समझना चाहो तो फरहाद हमें लड़ाने के लिए ऐसी चालें चल रहा होगा। वो मोटा चीनी पाइप के कश लगा रहा था। उसकी तंबाकू नोशी के बायस मुझे उसके दिमाग में जगह मिल गई थी। जब मैं उसके साथी के दिमाग में पहुंचा तो उसने चौंक कर पूछा, कौन हो तुम? मैंने फ़ौरन ही बात बनाई और चीनी ज़ुबान में कहा, मैं हूँ जाओ जियांग। तुम यहाँ बैठकर अपने गॉडफादर नानाका को बेकसूर कह रहे हो, जबकि जॉन हार्डी ने अपनी हलाकत से पहले उसके खिलाफ बयान दिया था और मैं खुद उस वक्त जॉन हार्डी के दिमाग में मौजूद था। जब तुम मौजूद थे तो फिर टेलीपैथी के जरिए हार्डी को हलाकत से क्यों नहीं बचाया? तुम्हारे नानाका की तरफ से जो कातिल आया था वो योगा का माहिर था। मैं उसके दिमाग में ना जा सका। अगर जाता तो उसे कभी गोली चलाने का मौका ना देता। उस चीनी ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। देखो जाओ जियांग, तुम हमारी तरह चीनी हो, हमारा साथ दो। ये अमरीकी किसी के नहीं होते। इनके पास बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले हैं। फरहाद से माइक्रो फिल्म छीन लेने के बाद ये तुम्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। तुम्हें अपने टेलीपैथी जानने वालों का मातियत बनाकर रखेंगे। उस मोटे चीनी ने अपने साथी से पूछा, तुम जाओ जियांग को मुखातिब करके बोल रहे हो? वो क्या बोल रहा है? यकीनन अमरीकियों का चमचा बनकर बोल रहा होगा। होमर ने कहा, तुम दोनों चीनी होने के नाते जाओ जियांग को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं जाओ जियांग से कहता हूँ कि वो तुम्हारी बातों में ना आए। ये अंडरवर्ल्ड वाले कभी हमारे बनकर नहीं रहेंगे। तुम यहाँ से जाओ और माइक्रो फिल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो दो। मैंने जाओ जियांग की आवाज़ और लहजे में कहा, मिस्टर होमर, जॉन हार्डी मेरा बहुत गहरा दोस्त था। इन दरिंदों ने उसे बेकसूर मार डाला है। मैं इंतकाम ज़रूर लूँगा। यह कहकर मैं उस योगा जाने वाले चीनी के अंदर पहुंचा। उसने सांस नहीं रोकी। ये समझ रहा था कि मैं पहले की तरह उससे गुफ्तगू करने आया हूँ, लेकिन मैंने उसकी तवक्को के खिलाफ अचानक ही उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वह शदीद तकलीफ के बायस चीखें मारता हुआ कुर्सी से उछलकर फर्श पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। वो मोटा चीनी सहम कर खड़ा हो गया। कहने लगा, मिस्टर होमर, ये तुम्हारा जाओ जियांग बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हमसे दुश्मनी से बहुत महंगी पड़ेगी। इसे समझाओ कि वो मेरे साथी के दिमाग से चला जाए। होमर ने खला में तकते हुए कहा, जाओ जियांग, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? ऐसी इंतकामी कार्रवाई ना करो। हम हार्डी के कत्ल के सिलसिले में एक्शन ले रहे हैं। मैंने जाओ जियांग की हैसियत से कहा, मैं हार्डी की तरह इस चीनी को कत्ल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इसे दिमागी अजियतें पहुँचाकर नानाका से ये कहना चाहता हूँ कि वो हार्डी के कातिल को हमारे हवाले कर दे, वरना मैं उसके एक एक सैमुराई के दिमाग में घुसकर इस तरह उन सबको दिमागी मरीज बना दूंगा। मैंने फिर एक बार उस चीनी के दिमाग में जलजला पैदा किया। वह फिर चीखें मारने लगा। माहिए भी आपकी तरह फर्श पर तड़पते हुए इधर से उधर लौटने लगा। मैंने कहा, ऐ मोटे चीनी, मैंने इंतकाम लेने का ये एक नमूना पेश किया है। एम्बुलेंस बुलाओ और अपने साथी को दिमागी अमराज के अस्पताल में पहुंचा दो। ये नानाका के लिए चैलेंज है। अब मैं जा रहा हूँ। मैं फ़ौरन ही किमली के दिमाग में आ गया ताकि उसके ज़रिए जाओ जियांग की मसरूफियात के बारे में मालूम कर सकूँ। वो किमली और कितनी मुसल्ला गार्ड्स के साथ 2 होटलों में जा चुका था, जिन 2 अजनबियों पर शुबा होने चेक कर चुका था। किमली ने उन 2 अजनबियों के करीब जाकर उनकी बू सूंघकर यह शुबा दूर किया था कि उनमें से कोई फरहाद नहीं है। इसके बाद वह दूसरे मशकूक अफराद को भी चेक करता रहा था। फिर किमली ने कहा, अब तो रात गुजर रही है, 2-3 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। अपने बंगले में चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। वो किमली के साथ अपने बंगले में आ गया। ज़रा देर के लिए बाथरूम में गया तो फ़ोन की घंटी बजने लगी।
किमली ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से चीनी जुबान में कहा गया, हमारा अंदाज़ा है कि तुम मेजर लियो चिन की बेटी और जाओजियांग की महबूबा किमली हो। वह बोली, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। बाय द वे, तुम कौन हो? हम भी तुम्हारी तरह चीनी बाशिंदे हैं। ज़मीन के रिश्ते से हम लोगों को मुतहद रहना चाहिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जाओजियांग अमरीकियों के लिए काम कर रहा है। मैं किमली के दिमाग में था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, तुम दुरुस्त कहते हो। अभी मैं जाओ को यही समझा रही थी कि उसे अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन अमरीकी हुकाम ने उसे बड़े सब्ज़ बाग दिखाए हैं। वो उनकी वफादारी से बाज नहीं आ रहे। मेरे समझाने पर उसने मुझे गालियाँ दी हैं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं उसकी मोहब्बत में यहाँ गालियाँ खाने आई हूँ। अब यही फैसला कर रही हूँ कि अब उसके साथ नहीं रहूँगी। फिर सोचती हूँ इसे छोड़कर कहाँ जाऊँ। बीजिंग वापस जाऊँगी तो गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत मिलेगी। दूसरी तरफ से कहा गया, जाओजियांग का साथ ना छोड़ो, उसे बहला फुसला कर हमारे पास ले आओ। हम उसका ब्रेन वॉश करेंगे, फिर वो हमारे लिए काम करने लगेगा। वह मेरी मर्जी के मुताबिक बोली, ठीक है, मैं कल किसी वक्त उसे बहला फुसला कर वहाँ लाऊंगी जहाँ तुम कहोगे। उसने कहा, कल उसे चाइनीज़ नाइट क्लब में ले आओ और मेरा मोबाइल नंबर नोट करो। वह अपना मोबाइल नंबर बताने लगा। किमली ने मेरी मर्जी के मुताबिक वह नंबर नोट करते एकदम से चीख कर कहा, जाओ ये क्या कर रहे हो? तुमने रिवॉल्वर क्यों निकाला है? मेरा निशाना क्यों ले रहे हो? देखो गोली ना चलाना। किमली ने यह कहते हुए अपने हैंडबैग में से रिवॉल्वर निकाल लिया। जाओजियांग बाथरूम के दरवाजे के पास रिवॉल्वर लिए खड़ा था और नागवारी से कह रहा था, अच्छा तो तुम मीठी छुरी हो, मुझे फांसने के लिए वहाँ ले जाओगी जहाँ तुम्हें कहा जा रहा है। किमली ने कहा, देखो जाओ, मेरे पास भी रिवॉल्वर है। अगर दुश्मनी करोगे तो दोनों तरफ से गोलियाँ चलेंगी। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए फ़ोन पर बातें कर रही थी। दूसरी तरफ हमारे चीनी भाई हैं, आओ और ये रिसीवर लेकर खुद उनसे बातें करो। दूसरी तरफ से कहा गया, किमली तुम ठीक कह रही हो, जाओ को रिसीवर दो, हम उसे समझाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि उसे समझाया जाए। मैंने अचानक जाओजियांग का निशाना लेकर किमली के जरिए गोली चला दी, फिर दूसरी चलाई। पहली ही गोली ने काम दिखाया था। जाओजियांग के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया था। वो फर्श पर गिर पड़ा था। दूसरे फायर की आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से पूछा गया, ये फायरिंग क्यों हो रही है? किमली तुम खैरियत से हो? किमली ने फ़ोन पर कहा, ओह गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मुझ पर गोली चलाएगा। इसका निशाना चूकते ही मैंने इस पर गोली चला दी। आह, मैं क्या करूँ, ये दम तोड़ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? अभी उसमें जान बाकी थी। वो फर्श पर गिरने के बाद फिर अपने रिवॉल्वर तक पहुंच गया। किमली की बात खत्म होते उसने गोली चला दी। किमली के हलक से चीख निकली, लेकिन यह जाओजियांग की बदनसीबी थी कि वह आखिरी सांसों में सही निशाना लगा ना सका। वह खौफ से चीख पड़ी थी, उसे गोली नहीं लगी थी। दूसरी तरफ से पूछा गया, अब क्या हुआ है? तुम वहाँ क्यों हो? फ़ौरन यहाँ चली आओ। वह रिसीवर फेंक कर अपना हैंडबैग लेकर वहाँ से दौड़ती हुई अपने महबूब की लाश से कतराती हुई उस बंगले से बाहर चली गई। ऐसे वक्त सोनिया ने आकर कहा, मैंने मालूम किया है, वह अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले हमारे सुराग रसानों के तनवीम अमल से निजात पा चुकी हैं। मैंने जिसके भी दिमाग में जाने की कोशिश की उसने सांस रोक ली। उन्होंने बड़ी राजदारी से एक दूसरे के दिमागों को मुकफ्फल कर दिया। वैसे यहाँ क्या हो रहा है? मैंने उसे बताया कि अब तक क्या करता रहा हूँ। सोनिया ने कहा, बनानाका और अमरीकियों के दरमियान दुश्मनी पक्की हो जाएगी। किमली पनाह लेने के लिए अंडरवर्ल्ड वालों के पास जा रही है। मैंने इसलिए ऐसी चाल चली है। जाओजियांग को हलाक करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं उसका लबल लहजा इख्तियार करके अंडरवर्ल्ड के एक अहम योगा जानने वाले चीनी को दिमागी मरीज बना चुका हूँ। जाओ की मौत के बाद यही समझा जाएगा कि हार्डी की मौत के बायस जाओ ने इंतकामी कार्रवाई की, और फिर अंडरवर्ल्ड वालों ने इस इंतकामी कार्रवाई के जवाब में किमली के जरिए जाओ को गोली मार दी है। अब तो ट्रांसफार्मर मशीन आम हो रही थी। कितने ही ममालिक में ये मशीन तैयार हो रही थी। बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले हर मुल्क और हर शहर में नजर आने वाले थे। लेकिन ये इल्म सीखना जितना आसान हो रहा था, उतनी ही दुश्वारियाँ बढ़ने वाली थी। ये इल्म एक अजाब बनकर सब पर नाजिल होने वाला था। इस इल्म को कोई भी सीख सकता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए हमारी जहानत भी लाजमी है, और हमारी मक्कारी भी जहानत से हम दूसरों के लिए मसीहा बन सकते हैं, और मक्कारी के ज़रिए दुश्मनों के लिए मौत। एयरपोर्ट पर बड़ी गहमा गहमी थी। ये ऐसी जगह है जहाँ अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी, कानून के मुहाफिज भी होते हैं और मुजरिम भी। पोरस एक जगह बैठा ये तमाशा देख रहा था कि घनश्याम ने किस तरह अपनी आंखों की मकनातीसी कुव्वत से शर्मीली को सहरज़दा किया था। शिवानी ने कहा, मैं यहाँ दूर बैठी ये तमाशा देख रही हूँ। घनश्याम ने अभी इस लड़की को एक बकेट पेश किया था, मगर ये भी देख रही हूँ कि तुम उस लड़की में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, बार बार उसे ही देखे जा रहे हो। वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मगर तुम जैसे मर्दों की नीयत बदलती रहती है। फजूल बातें न करो, मुझे उस लड़की से हमदर्दी और तुम्हें भी हमदर्दी होनी चाहिए। क्या तुम चाहोगी कि एक दुल्हन बनने वाली शरीफ ज़ादी को एक शैतान लूट ले? कोई औरत ऐसा नहीं चाहेगी, और मैं भी नहीं चाहती, मगर तुम्हें परेशानी क्या है? ये लड़की दिल्ली जा रही है और घनश्याम लंदन जा रहा है। परेशानी यही है कि ये जनूनी शैतान अब लंदन नहीं जाएगा, दिल्ली में रुक जाएगा। ये तुम कैसे जानते हो? वो शर्मिली को बकेट पेश करते हुए कह रहा था कि वो आज रात दिल्ली में उसके पास आएगी। तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि लंदन के अहम मामला छोड़कर एक कंवारी के लिए दिल्ली में रुकने वाला किस कदर जुनूनी होगा। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ लड़कियों की हद तक खतरनाक है या और भी कई तरह की मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारे।
शिवानी ने पूछा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? क्या तुम हीरो बनकर इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए लंदन नहीं जाओगे? इस जुनूनी की तरह जुनूनी बनकर दिल्ली में रुक जाओगे? पोरस इस सिलसिले में शिवानी से बहस नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आम औरतें एक जैसी होती हैं। मर्द चाहे जितना ही बाएतमाद हो, उसे बेतमाद समझती रहती हैं। ज़रा अक्ल से सोचो, मैं दिल्ली में रुकने की नादानी क्यों करूँगा? मैं तो लंदन पहुँचते पहुँचते भी ख्याल ख्वानी के जरिए शर्मीली के किसी काम आने की कोशिश करता रहूँगा। वो बोली, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम शर्मीली के काम आओ। ये 3J हमारे मामूल है। इनमें से कोई एक हमारे हुक्म के मुताबिक शर्मीली के दिमाग में मौजूद रहेगा और उसकी मदद करता रहेगा। क्या उसके करीब रहने के लिए और कोई बात बनाओगे? तुम तो ख्वामखा मेरे पीछे पड़ गई हो। मुझे इस लड़की के करीब रहने का शौक नहीं है। मैं जा रहा हूँ। तैयारी में घनश्याम के साथ वाली सीट पर बैठूंगा। मेरी सीट पर जे सामू तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठना चाहते? क्या सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मैं घनश्याम के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना ज़रूरी नहीं है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पुरस्कार लोग कहीं ना कहीं हमसे टकराते हैं। आज इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कल हो सकता है। और ये तुमने क्या रवैया इख्तियार किया है कि मैं किसी लड़की को देख नहीं सकता, उसके काम नहीं आ सकता, किसी पुरस्कार शख्स के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? तुमने 3J की तरह मुझे अपना महकूम बना रखा है। तुम गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं है? हक हासिल करने के लिए बीवी के हद में रहो। मलकालिया की तरह मुझसे अहकामात की तामील न करो। शिवानी ने नाराज़गी से उसे देखा, फिर मुंह फेर कर तैयारी की तरफ जाने लगी। वो उससे अलग रहकर जे काफू और जे फ्लो के साथ जाने लगा। जे सामू सबसे पीछे था, वो आगे बढ़ रहा था। ऐसे वक्त घनश्याम ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसने पूछा, क्या बात है? रास्ता छोड़ो। वो आगे ना कह सका। घनश्याम की नज़रों ने उसकी नज़रों को जकड़ लिया। मोटेली बातें के अंदर उसकी आंखें चमक रही थी। उसने अपना बोर्डिंग कार्ड जे सामू को देते हुए भारी भरकम आवाज़ में कहा, तुम मेरी सीट पर बैठोगे और अपना बोर्डिंग कार्ड मुझे दे दो। जे सामू ने सैरज़दा होकर उसे बोर्डिंग कार्ड लिया और अपना बोर्डिंग कार्ड उसे दिया। घनश्याम ने रास्ता छोड़ दिया। वो आगे बढ़ता हुआ सीढ़ी पर चढ़ता हुआ जहाज़ के अंदर आया। एक एयर होस्टेस ने सीट तक उसकी रहनुमाई की। वह वहां जाकर पोरस के साथ वाली सीट पर बैठने लगा। पोरस ने उसे हैरानी से देखा। उसके ख्यालात पड़े तो मालूम हुआ कि वह सहरज़दा है और घनश्याम से बोर्डिंग कार्ड का तबादला हुआ है। दूसरी तरफ शिवानी ने चौंक कर घनश्याम को देखा। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठ रहा था। वो बोली, मिस्टर, यह तुम्हारी सीट नहीं है, यहाँ मेरा साथी बैठेगा। उसने सर घुमाकर उसे देखा। दोनों की नज़रें टकराईं। वह शिवानी की नज़रों को जकड़ना चाहता था। शिवानी की जहरीली आंखें उसके काबू में नहीं आ रही थी। वो भारी भरकम सरगोशी में बोला, कौन हो तुम? तुम कौन हो? शिवानी ने पूछा। यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हारे साथी से सीट का तबादला किया है। तुम पहली औरत हो जो मेरी निगाहों के शिकंजे में नहीं आ रही हो। मैं मालूम करना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में ये तिलिस्मी कुव्वत कैसे पैदा हुई है। ये आंखें मेरी पेशानी को गरमा रही हैं। मैं भी अपनी पेशानी में हरारत महसूस कर रही हूँ। तुम मुझे ज़ेर नहीं कर सकोगे और ना ही मैं तुम्हें सहरज़दा कर सकूँगी। ना तुम मेरे बारे में पूछो, ना मैं तुमसे कोई दिलचस्पी रखती हूँ। बेहतर है यहाँ से चले जाओ। पोरस ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद था। उसने कहा, शिवानी, अच्छा मौका है, इससे बातें करो, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करो। मैं जो चाहता हूँ तुम्हें वही करना चाहिए। घनश्याम ने पूछा, तुम मुझसे क्यों कतरा रही हो? क्या मुझसे खौफजदा हो? मैं डरना नहीं जानती, मरना जानती हूँ या मारना जानती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम करना चाहती हूँ, मगर मेरे पूछने पर तुम सच नहीं बोलोगे। बोलोगे तो सच में झूठ मिलाओगे, अपनी असलियत छुपाओगे। मुझे भी यही सोचना चाहिए कि तुम अपने बारे में सच नहीं बोलोगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। तुम जो कहोगी मैं यकीन करूँगा। कभी कभी झूठ से दोस्ती शुरू होती है और सच तक पहुँच जाती है। कुछ तो अपने बारे में बोलो। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है और वो मेरा शौहर है। उसके सिवा ना कोई दोस्त है ना होगा। मैं कभी किसी ब्याहता से दिलचस्पी नहीं लेता, सिर्फ कुंवारी लड़कियों से एक रात की दोस्ती करता हूँ। तुम मेरी जैसी गैर मामूली सलाहियत रखती हो, इसलिए दिलचस्पी ले रहा हूँ। ये बताओ, मैं तुम्हें किस तरह अपने सच बोलने का यकीन दिला सकता हूँ? शिवानी ने पोरस की मर्जी के मुताबिक कहा। मुझे अपना हाथ चूमने दो, फिर यकीन करूँगी। वह मुस्कुराकर अपना एक हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरी खुशनसीबी है, तुम इस हाथ को चूमकर अपना बना लो। पोरस ने सोचा वो अपने अंदर की बातें कभी नहीं बताएगा, पुरस्कार बनकर रहेगा। इससे सच उगलवाना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता शिवानी उसके हाथ का जहरीला बोसा लेगी तो वह जहर से मर जाएगा। शर्मीली जैसी कुंवारियाँ उसकी शैतानी ख्वाहिशात से महफूज रहेंगी, और अगर जहर ने हलाक ना किया तो वो जहर नशा बनकर उसे मदहोश रखेगा। शिवानी ने उसका हाथ थामकर सर झुकाकर उसकी हथेली की पुश्त का बोसा लिया। ऐसा करते वक्त उसने अपने दांत उस जगह पेवस्त कर दिए। घनश्याम ने जैसे तकलीफ महसूस की, कराहते हुए कहा, आह, तुम क्या हो? उसकी आंखें नशे में डूब गईं। उसने मखमूर निगाहों से देखा, जिसकी तवक्को नहीं थी वो हो रहा था। शिवानी पर भी नशा तारी हो रहा था। वो बड़ी मस्ती में सीट की पुश्त से टेक लगाकर बोली, हाय, तुम भी क्या हो? तुम्हारा जहर मेरे अंदर दौड़ने लगा है। तुम तो मेरी ही बरादरी के हो, ये जहर कहाँ से लाए हो? घनश्याम की आंखें मदहोशी के बायस बंद हो रही थीं। उसने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाने लगा। वो भी बुड़बुड़ा रही थी।
मैं एक बहुत दौलतमंद बाप की बेटी थी। मुझे कैंसर हो गया था। एक सपेरे ने मेरे बाप से कहा, एक सांप का जहर लड़की के कैंसर को मार सकता है या लड़की को मार देगा। अगर आप इलाज करने की इजाज़त देंगे तो मैं उस जहर को आजमाऊंगा। मुझे तो ऐसे भी मरना था और वैसे भी मौत आ सकती थी। उस सपेरे ने 3 माह तक मेरा इलाज किया। मेरे मुकद्दर में ज़िंदगी थी। मैं आज भी जिंदा हूँ मगर जहरीली बन गई हूँ। वो बुड़बुड़ा रहा था, मैं तुम्हारे जहर को अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ। ये उसी सांप का जहर है जो मेरे सपेरे बाप के पास था। मेरे बाप ने एक दौलतमंद की बेटी का इलाज इसी शर्त पर किया था कि वो लड़की जिंदा रहेगी तो सपेरे की बहू बनेगी, क्योंकि उस जहरीली से कोई शादी नहीं करेगा। जो करेगा वो सुहाग रात की सुबह होने से पहले मर जाएगा। तुम वही हो। तुम्हारा नाम शिवानी भास्कर है। जब मैं 14 बरस का था तब तुमसे मेरी शादी हुई थी। उसके बाद तुम 12 बरस की उम्र में लंदन चली गई थी। अब तुम्हारा जहर मेरे अंदर और मेरा जहर तुम्हारे अंदर दौड़ है। हमारे जहर का मिलन हो चुका है। इसके बाद हमारा जिस्मानी मिलन होगा। आज से 15 बरस पहले तुम मेरी दुल्हन बन चुकी थी। तुम आज भी मेरे लिए कुंवारी हो। शिवानी ने जवाब नहीं दिया। वो जहरीली नींद में डूब गई थी। पोरस घनश्याम के अंदर था। वो भी नींद में डूब रहा था। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो 15 बरस से अपनी कुंवारी दुल्हन को ढूंढ रहा था। वो नहीं मिल रही थी तो दूसरी दुल्हन बनने वाली कुंवारियों को जुनूनी अंदाज में हासिल करता रहा था। अब अगर उसकी दुल्हन शिवानियों से मिल जाएगी तो वो आइंदा किसी कुंवारी को हवस का निशाना नहीं बनाएगा। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो इसी हद तक पुरस्कार था। शिवानी की तरह जहरीला था। दोनों के अंदर एक ही सांप का जहर था और इस जहर की बायस उनकी आंखों में तिलिस्मी हरारत और मकनातीसियत पैदा हो गई थी। शिवानी की दास्तान हयात एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। वो 15 बरस पहले लगन मंडप में घनश्याम के साथ 7 फेरे ले चुकी थी। उसकी ब्याहता बन चुकी थी, लेकिन वो कुंवारी दुल्हन उससे जुदा हो चुकी थी। एक तरह से देखा जाए तो घनश्याम एक जहनी मरीज था। उसकी वो पहली वाली पुरस्कारियत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो शिवानी और पोरस के लिए मुसीबत बनने वाला था। अगर एक तरफ देखा जाए तो घनश्याम का इलाज सिर्फ ये था कि उसकी कुंवारी दुल्हन शिवानियों से मिल जाए। अगरचे अब वो कुंवारी नहीं रही थी, पोरस के साथ इज़्दवाजी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन एक नफ्सियाती मरीज के लिए उसकी दुल्हन अब तक कुंवारी थी। उसके ज़हन में 15 बरस के तवील अरसे से ये बात नक्श रही थी कि शिवानी जब भी आएगी तो अपना कोरा बदन लेकर सुहाग की सेज पर आएगी। पता नहीं आइंदा क्या होने वाला था। अभी तो ये समझ में आ रहा था कि घनश्याम लंदन का सफ़र मुलतवी करके दिल्ली में रुकेगा, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं था। अब ये समझने को रह गया था कि इस जुनूनी शख्स के जहन पर कौन सी कुंवारी हावी है, वो जिसकी शादी कल होने वाली है यानी शर्मिली, या वो शिवानी जो एक तवील मुद्दत से उसके जहन में एक कुंवारी दुल्हन की तरह नक्श है। वो दोनों नशे की हालत में बुड़बुड़ाते हुए सो गए थे। जहाज़ अपनी मखसूस रफ्तार से मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ रवां दवां था। अभी कई मंजिलें थीं। एक मंजिल दिल्ली और दूसरी लंदन। उनके दरमियान वो त्यारा पेरिस वगैरह में रुकने वाला था। अभी चंद घंटों में मालूम हो सकता था कि वो जुनूनी किधर जाने वाला है। फिर मालूम हो गया। जहाज़ दिल्ली के एयरपोर्ट में पहुंच गया। शर्मीली अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ जहाज़ से उतरने लगी। उसने जहाज़ के अंदर अपना सफरी बैग उठाकर जाते जाते घनश्याम को देखा। वो हांगकांग एयरपोर्ट में उसे फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए सैरज़दा कर चुका था। उसने हुक्म दिया था कि वो उसे याद रखेगी। दिल्ली पहुंचने के बाद वो उसे जहां बुलाएगा वहां चली आएगी, और वह बेचारी हांगकांग से लेकर दिल्ली तक परेशान होती रही थी। घनश्याम की जहरीली और मकनातीसी आंखें उसके हवास पर छाई हुई थी। वो उसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन घनश्याम का हुक्म बुरी तरह दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था कि वो उसे याद रखेगी और उसके हुक्म की तामील करेगी। उसने सफरी बैग उठाकर जाते वक्त घनश्याम को देखा। वो सीट की पुश्त से सर टेक के गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसके साथ बैठी हुई शिवानी भी सो रही थी। वो शिवानी को नहीं जानती थी, लेकिन यह देखकर हैरान हुई कि उसे हुक्म देने वाला, उसे अपने पास बुलाने वाला बेखबर सो रहा था। बुलाना या ना बुलाना उस हाकिम की मर्जी पर था। वो तो उसी वक्त उसके पास जाती जब वो हुक्म देता, और वो सैरज़दा रहकर उसके हुक्म का इंतज़ार करने वाली थी। फिलहाल अपने माँ बाप के पीछे चलते हुए जहाज़ से उतर गई। वो खुश नसीब ये नहीं जानती थी कि उसे एक जुनूनी हवस परस्त से निजात मिल चुकी है। पोरस मुस्कुराते हुए शिवानी और घनश्याम को देख रहा था। उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने जहर से इस कदर मदहोश किया था कि वो बेहोशी की हद तक नींद में डूब गए थे। उन्हें खबर नहीं थी कि कितना फासला तय कर चुके हैं। पोरस नहीं जानता था कि वो कब तक सोते रहेंगे, मगर ये इत्मीनान हो गया था कि शर्मीली अब उसके शर से महफूज रहेगी। वह तैयारा दिल्ली से रवाना हो गया। घनश्याम एक कुंवारी को पीछे छोड़कर दूसरी कुंवारी के साथ आगे जा रहा था, जबकि वो पोरस की ब्याहता थी। पोरस घनश्याम के दिमाग में फिर पहुंच गया। उसके अहम ख्यालात पहले ही पड़ चुका था। पोरस ने यह तय कर लिया था कि फिलहाल उसे शिवानी से दूर रहना है। उसका तजुर्बा कह रहा था कि मशीन का नक्शा और वो टेलीपैथी जानने वाले 3J आइंदा उसके लिए मसाइल पैदा करने वाले हैं, और ये मसाइल स्कॉटलैंड यार्ड के बड़े ओहदेदारों की तरफ से भी पैदा किए जा सकती हैं। इन हालात में वह दूर रहकर ही शिवानी के काम आ सकता था। उसने घनश्याम के दिमाग में ये बातें नक्श की कि वह शिवानी के इश्क में मुब्तला रहेगा, उसे कुंवारी समझता रहेगा और उसे हासिल करने की लगन में कभी किसी दूसरी कुंवारी को हवस का निशाना नहीं बनाएगा।
उनके अलावा सबसे अहम बात यह नक्श की कि वह शिवानी को हासिल करने के जुनून में मुब्तला होने के बावजूद कभी उसे हाथ नहीं लगाएगा। पोरस शिवानी को उलझा भी रहा था और उसे तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा था। इस तनवीमी अमल के नतीजे में उसे यह इत्मीनान होता रहता कि उसकी शरीके हयात शिवानी महफूज रहेगी। जब त्यारा इस्तांबुल से गुजर रहा था तब उन दोनों का नशा कम होने लगा। वह नींद से बेदार होने वाले थे। घनश्याम अभी मजीद 2 घंटे तक तनवीमी नींद सोने वाला था। पोरस चाहता था कि शिवानी भी लंदन पहुंचने तक सोती रहे। उसने शिवानी के दिमाग में पहुंचकर उसे हदायत दी कि वह भी सोती रहे। जब त्यारा पेरिस से आगे निकल जाएगा तब उसकी आंख खुल जाएगी। फिर जब वो त्यारा पेरिस पहुंचा तो वह जहाज से उतर गया। वहां से एयरपोर्ट की इमारत में पहुंचकर उस त्यारे को देखता रहा। वो वहां से परवाज करके लंदन की तरफ जाने लगा। उसने शिवानी के अंदर पहुंचकर कहा, अलविदा मेरी जान, हम फिर कभी मिलेंगे। शिवानी की आंख खुल गई क्योंकि उसके दिमाग में दी हुई हदायत के मुताबिक वो त्यारा पेरिस से आगे निकल गया था और अब लंदन पहुंचने वाला था। आंखें खुलते ही उसकी नज़र घनश्याम पर पड़ी तो वो नागवारी से उठकर खड़ी हो गई। उसने दूर पोरस की सीट की तरफ देखा। वह सीट खाली नजर आई। वहां जे काफू, जे फ्लोर, जे सामू इधर उधर बैठे हुए थे। उसने करीब आकर पूछा, आंद्रे कहाँ है? जे सामू ने कहा, वो पेरिस में रुक गया है, मुझसे कह कर गया है कि बाद में लंदन आएगा। वह हैरानी से बोली, वो पेरिस में क्यों रुक गया है? उसने मुझे नहीं जगाया, तुम तीनों का फर्ज था कि मुझे जगाते। जे काफू ने कहा, तुम आराम से सो रही थी, उसने कहा कि तुम्हें ना जगाया जाए। वो परेशान होकर सोचने लगी। उन तीनों से बोली, अभी पोरस के पास जाओ, उसे बताओ कि मैं नींद से जाग गई हूँ, वो मुझसे बात करे। उन तीनों ने उसके हुक्म की तामील की। ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। तीनों की ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। उन्होंने शिवानी को देखा। वो बोली, मुझे क्या देख रहे हो, उसके पास क्यों नहीं जाते? उनमें से एक ने कहा, हम गए थे। उसने सांस रोक ली। उसने गुस्से से कहा, फिर जाओ, बार बार जाओ, उससे कहो मुझसे बात करे। वो बार बार जाने लगे, बार बार उसे बताने लगे कि वो सांस रोककर उन्हें भगा रहा है। वह हैरानी और परेशानी से बोली, माय गॉड, उसे क्या हो गया? फिर वो दिल में सोचने लगी, क्या वो मुझसे नाराज़ हो गया? मैं तो प्यार से झगड़ा कर रही थी। उसे समझना चाहिए था कि मैं बीवी हूँ, उससे लड़ती हूँ तो उस पर मरती भी हूँ। पोरस बड़ी खामोशी से उसके अंदर मौजूद था। उसके ख्यालात पढ़ रहा था। उसने पेरिस पहुंचने से पहले ख्याल ख्वानी के जरिए बाबा साहब के इदारे से अपने लिए गाड़ी मंगवाई थी। उसकी महबूबा और होने वाली बीवी सबाता जीनी गाड़ी लेकर आई थी। वो उसके साथ बैठकर इदारे में जा रहा था। सबाता ने ड्राइव करते हुए उसे देखा, फिर कहा, मर्द बड़े हरजाई होते हैं। यहाँ मुझसे शादी होने वाली और मुझसे पहले शिवानी को दुल्हन बनाकर आ रहे हो। तुम एक अरसे से बाबा साहब के इदारे में हो, बड़ी ज़बरदस्त तरबियत हासिल कर रही हो और ये देखती आ रही हो कि बदलते हुए हालात और वाक़यात के मुताबिक हमें वो भी सब करना होता है जो हम करना नहीं चाहते। हमारे बुज़ुर्ग जनाब तबरेज़ी और जनाब अब्दुल्ला वास्ती वगैरह की हिकमत अमली और उनकी रूहानी मालूमात को हम समझ नहीं पाते। वो जिस वक्त जैसा हुक्म देते हैं हम उस पर अमल करते हैं। क्या तुम नाराज़ हो? वह मुस्कुरा कर बोली, नहीं, तुम्हारी दोनों माएँ, मामा और मामा, आमना और सोनिया बहुत अच्छी हैं। मुझे उनसे भरपूर ममता मिलती है। मामा से रूहानी और मामा से जिस्मानी और ज़हनी तरबियत हासिल करती रहती हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि तुमने जनाब अब्दुल्ला वास्ती की हदायत पर अमल करते हुए शिवानी को शरीक हयात बनाया। मुझे सब्र करना चाहिए। आइंदा मुझे वह तमाम मुसरतें मिलेंगी जो मैं शरीक हयात की हैसियत से चाहूँगी। ना मुझे तुमसे कोई शिकायत है और ना मैं तुमसे नाराज़ हूँ। पोरस ने यह फैसला किया था कि कुछ अरसे तक शिवानी को उसके हालात से खुद निमटने दिया जाए और वो तब तक बाबा साहब के इदारे में आराम करता रहेगा और वक्त ज़रूरत शिवानी के काम आता रहेगा। शिवानी लंदन पहुँच गई थी। स्कॉटलैंड यार्ड के तमाम आला ओहदेदार उसके इस्तकबाल के लिए आए थे। उससे मुसाफिया कर रहे थे, उसे गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे। उसने मशीन का नक्शा हासिल करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था। फिर यह कि अपने साथ 3 टेलीपैथी जानने वालों को लाई थी। वह तमाम ओहदेदार जे काफू, जे फ्लो, जे सामू से मुसाफिया कर रहे थे। उन्हें खुश आमदीद कह रहे थे और उन्हें यकीन दिला रहे थे कि वह तीनों स्कॉटलैंड यार्ड में महफूज रहेंगे, सुराग रसानी और सियासी डिप्लोमेसी की बेहतरीन तरबियत हासिल करते रहेंगे। फिर सबसे बड़े ओहदेदार डीजी ने यानी डायरेक्टर जनरल ने पूछा, वेल शिवानी, तुमने अपनी शादी की खुशखबरी सुनाई थी, तुम्हारा वो खुश नसीब लाइफ पार्टनर कहाँ है? शिवानी को चंद लम्हों के लिए अपनी तौहीन का एहसास हुआ। उसी वक्त अचानक उसे कमजोरी का एहसास हुआ। सर चकराने लगा। वह दोनों हाथों से सर थाम कर एक सोफे पर बैठ गई। डीजी ने पूछा, क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? वह कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, सर चकरा रहा है। वहाँ आला ओहदेदारों के साथ स्कॉटलैंड यार्ड का एक डॉक्टर भी मौजूद था। एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में उसे ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे दवाएं देने से पहले उसका मुआयना किया, फिर मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। वो अपनी तमाम परेशानी भूल गई। खुश होकर बोली, डॉक्टर तुम सच कह रहे हो? डॉक्टर ने वीआईपी रूम का दरवाज़ा खोलकर तमाम आला ओहदेदारों से कहा, मैडम शिवानी ने हम सब पर बड़ा जुल्म किया है। एक तो हमसे दूर जाकर शादी की, यहाँ आकर अपने शौहर से नहीं मिलाया और अब माँ बनने की खुशखबरी दे रही हैं। तमाम ओहदेदार कमरे के अंदर आ गए, उसे हाथ मिलाने लगे, उसे प्यार से थपकने लगे और मुबारकबाद देने लगे। वो खुशी से निहाल हो रही थी। अपने अंदर सोच के जरिए पोरस को पुकारी थी, आंद्रे मेरी जान, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। पोरस ऐसे वक्त उसके अंदर नहीं था।
एक औरत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड पहुंचने तक उसने कई बार उसे आवाज़ें दी, मगर वो हरजाई उससे बेखबर था। उसने स्कॉटलैंड के सदर दफ्तर पहुंचने के बाद तमाम आला ओहदेदारों के सामने वो माइक्रो फिल्म पेश की। तमाम अफराद खुशी से तालियां बजाने लगे। उसी वक्त वहां की लैब से उस माइक्रो फिल्म के बड़े साइज़ के प्रिंट निकाले गए। उस इदारे के माहिरीन को बुलाया गया जो मशीनों के सिलसिले में बड़े तजुर्बात और बड़ी महारत के हामिल थे। उन्होंने वो प्रिंट देखकर तस्दीक की कि वो ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा है। एक बार फिर तालियां गूंजने लगी। सभी खुशी से पागल होकर शिवानी को गले लगा लगा कर प्यार करने लगे और ये कहने लगे कि शिवानी को जितनी भी इज्जत दी जाए और स्कॉटलैंड यार्ड में जितना भी बड़ा ओहदा दिया जाए वो कम है, क्योंकि वह स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसानों की तारीख बदल रही है। आइंदा दुनिया के इस मशहूर मारूफ इदारे के तमाम सुराग रसान टेलीपैथी सीख जाएंगे और पहले से ज़्यादा हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम देने लगेंगे। उन्होंने फ़ौरन ही ट्रांसफार्मर मशीन की तैयारी शुरू करने का फैसला किया। उन सब के लिए सबसे पहला मसला राजदारी का था, क्योंकि ये ऐसी मशीन थी जिसका नक्शा हासिल करने के लिए बड़े बड़े ममालिक के जासूस सीक्रेट एजेंट्स साजिशें कर सकते थे। शिवानी ने कहा, मशीन तैयार करने का मसला आप लोगों का है, मुझे इजाज़त दें, मैं घर जाकर आराम करूंगी। घनश्याम उसका हमसफ़र था। वह लंदन पहुंचकर शिवानी के साथ रहना चाहता था और उसके साथ रहना अपना हक समझ रहा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे अपना हक जताने का मौका नहीं मिला। जिस अंदाज में शिवानी का इस्तकबाल किया जा रहा था उसे देखकर वह बहुत मुतासिर हुआ और खुश भी कि उसकी बीवी ने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। उसके अतराफ स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस का पहरा था। कोई उसके करीब नहीं जा सकता था क्योंकि वो एक अहम चीज़ अपने साथ लाई थी। उसने खामोशी से स्कॉटलैंड यार्ड तक उसका ताक़ुब किया। वहाँ पहुंचकर उसे मिलने की कोशिशें करता रहा। बड़ी देर बाद एक अफसर ने तवज्जो से उसकी बात सुनी। वो बोला, मैं शिवानी से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलने का मौका दें। अफसर ने कहा, सॉरी मैडम, आराम करने के लिए अपने बंगले में जा चुकी हैं। उसने कहा, आप मुझे उसके बंगले का पता और फ़ोन नंबर बताएं। सॉरी, किसी को मैडम का पता और फ़ोन नंबर नहीं बताया जाता। मैं कोई गैर नहीं हूँ, उसका शौहर हूँ। अफसर ने चौंक कर उसे देखा, फिर खुश होकर उससे मुसाफिया करते हुए बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो मैडम से पूछ रहे थे कि आप कहाँ रह गए हैं। आप अंदर तशरीफ़ लाएं, तमाम ओहदेदार आपसे मिलकर खुश होंगे। वो बोला, देखिए, पहले मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहूँगा, यहाँ के तमाम ओहदेदारों से बाद में मिलना चाहूँगा। घनश्याम ने ऐसा कहते वक्त अपनी जहरीली नज़रों से उसे जकड़ लिया। फिर हाकिमाना अंदाज में बोला, मुझे शिवानी का पता और फ़ोन नंबर लिख कर दो। अफसर ने फ़ौरन ही कागज़ कलम निकाल कर शिवानी के बंगले का पता और उसके 3 अहम फ़ोन नंबर्स लिख कर दिए। घनश्याम ने वो कागज़ उससे लेकर कहा, तुम शिवानी को या किसी भी शख्स को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो उस अफसर को सहरज़दा करके चला गया। शिवानी अपने बंगले में पहुंचकर गुस्ल कर रही थी और पोरस को याद कर रही थी। ऐसे वक्त उसे गुस्सा आ रहा था कि वो उससे क्यों दूर हो गया। वो गुस्ल से फारिग होकर बाथरूम से बाहर आई। ऐसे वक्त पोरस ने उसे मुखातिब किया, हाय जानम, कैसी हो? अपने अंदर उसकी आवाज़ सुनते ही वो खुश हो गई। फिर ज़रा नाराज़गी से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। बातें ना बनाओ, मैं कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए बेचैन हो रही हूँ। तुम्हें तो मेरी ज़रा परवाह नहीं। तुम ये खुशखबरी सुनोगे तो दौड़ते हुए मेरे पास चले आओगे। वो बोला, मैं जानता हूँ, मैं भी तुम्हारे अंदर हूँ और वो भी तुम्हारे अंदर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ख्यालों में हूँ और वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। वो एकदम से चौंक कर बोली, चीट, धोखेबाज, ये खुशखबरी मैं सुनाना चाहती थी। तुमने पहले ही मेरे ख्यालात पढ़ लिए। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। वस्ते वो बोला, नहीं बोल रही हो, फिर भी बोल रही हो। तुमसे खुशियाँ संभाली नहीं जा रही हैं। चलो, बच्चे के बारे में जो बोलना है बोलती चली जाओ। सारी मुसर्रतें मुझ पर लुटा दो। किस तरह मुसर्रतें लुटाने का मज़ा आएगा? तुम क्यों मुझसे दूर हो गए हो? जहाँ भी हो अभी चले आओ। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर सोफे पर बैठकर उसे कान से लगाकर बोली, हेलो, शिवानी स्पीकिंग। वो दूसरी तरफ से घनश्याम की आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो बोल रहा था, शिवानी, मैं तुम्हारा पति देव घनश्याम बोल रहा हूँ। पोरस ने शिवानी के अंदर कहकर लगाते हुए कहा, तुम अभी मुझे बुला रही थी, मुबारक हो, तुम्हारा दूसरा शौहर आ गया। वो गुस्से से फ़ोन पर बोली, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? खुद को मेरा पति कह रहे हो? क्या मेरे जहर ने तुम्हें पागल बना दिया? शिवानी, मैं पागल नहीं हूँ, तुम्हारा दीवाना हूँ। 15 बरस पहले तुम अग्नि के चारों तरफ मेरे साथ फेरे ले चुकी हो। उस वक्त तुम 11 बरस की थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? स्कॉटलैंड की पुलिस तुम्हें पागल खाने पहुंचा देगी। वहाँ तुम अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते रहोगे। प्लीज़ मुझे धमकी ना दो, मैंने दूर ही दूर से देखा है। यहाँ तुम्हारा बड़ा रोब और दबदबा है। कानून के तमाम छोटे बड़े मुहाफिज तुम्हें सलाम करते हैं। तुम्हारे एक हुक्म पर मुझे पागल खाने में भी पहुँचाया जा सकता है और इस मुल्क से निकाला भी जा सकता है। फिर भी तुम मेरी बीवी रहोगी। मैं तमाम सबूत के साथ कानूनी लड़ाई लड़कर तुम्हें जीत सकता हूँ। मद्रास में तुम्हारा बाप और वह तमाम रिश्तेदार मौजूद हैं जो हमारी शादी में शरीक हुए थे। शादी कराने वाला पंडित और शादी के कागजात भी मौजूद हैं। तुम इस पवित्र बंधन को तोड़ नहीं सकोगी और मैं तोड़ने नहीं दूंगा। तुम अपने जहरीले जहन से समझ सकती हो कि तुम्हारा ये जहरीला पति कितना जिद्दी हो सकता है। पोरस ने कहा, शिवानी, तुम्हारे शौहर तो पंजे झाड़कर तुम्हारे पीछे पड़ गया।
वो बोली, बार बार इसे शौहर कहकर मुझे गुस्सा ना दिलाओ। जब इसके पास तमाम सबूत और बेशुमार गवाह मौजूद हैं तो इसे तुम्हारा शौहर क्यों ना कहा जाए? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? अब वो सच सामने आया है तो तुम ख्वामखा गुस्सा दिखा रही हो। वो ज़रा नरम पड़ गई, फिर बोली, ये मेरे घर वालों की जहालत थी। 11 बरस की उम्र में मेरी शादी करा दी। इतनी सी उम्र में मैं शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। बालिग होते मैंने डैडी से कह दिया था कि मैं इस शादी को तस्लीम नहीं करती हूँ। इस शादी को किसी भी कानूनी कार्रवाई से तोड़ दिया जाए। घनश्याम ने फ़ोन पर कहा, तुम खामोश क्यों हो गई हो? मुझसे बात करो। वो गुस्से से चीख कर बोली, यू शट अप। मैंने अपने घर वालों से उस शादी को तोड़ने के लिए कह दिया था। मुझे जवाब मिला था कि तुम तलाक देकर शादी तोड़ सकते हो या कोर्ट में हम दोनों के बयानात के नतीजे में यह रिश्ता ख़त्म हो सकता है। लेकिन पता चला कि तुम हिंदुस्तान में नहीं हो, कहीं चले गए हो। जब कहीं जाकर मर गए थे तो फिर क्यों प्रॉब्लम बनने चले आए हो? वो बोला, देखो शिवानी, 15 बरस का अरसा कुछ काम नहीं होता। एक तवील मुद्दत से तुम एक कवारी दुल्हन की तरह मेरे हवास पर छाई हुई हो। तकदीर ने मेरा साथ दिया है, तुम अचानक मिल गई हो, वरना तुम्हारे बाप ने तो मेरे घर वालों से कह दिया था कि तुम मर चुकी हो। यही मान लो कि मैं मर चुकी हूँ। फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ो और इस मुल्क से चले जाओ। उसने रिसीवर रख दिया। पोरस ने कहा, वो बड़ा जिद्दी है, तुम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगी तो वह जवाबन सबूत और गवाहों के जरिए मजीद प्रॉब्लम पैदा करता रहेगा। नरमी और प्यार से पेश आओ, आखिर वो पति देव है। ऐसा मजाक में भी ना कहो। मेरे लाइफ पार्टनर और मेरे बच्चे के बाप सिर्फ तुम हो। क्या तुम टेलीपैथी के जरिए उसका दिमाग दुरुस्त नहीं कर सकते? उससे यहाँ से भगा नहीं सकते? वो योगा का माहिर है, मुझे अपने दिमाग में नहीं आने देगा। उसे किसी तरह एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना होगा। वो मेरी तरह जहरीला है। एसाबी कमज़ोरी की कोई दवा उस पर असर नहीं करेगी। वहाँ अपने मातियतों से कहो किसी तरह उसे ज़ख्मी कर दें, फिर मुझे उसके अंदर जगह मिल जाएगी। मैं ऐसा करूँगी। मगर तुम पेरिस में कहाँ हो? यहाँ फ़ौरन आओ, वरना मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। अपनी अहम मसरूफियात छोड़कर मेरे पीछे ना आओ, मैं अपने मैके जा रहा हूँ। फिर मजाक कर रहे हो? फ़ौरन बताओ कहाँ हो, मैं किसी भी पहली फ़्लाइट से आऊँगी। मेरे मैके वाले अभी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने शादी के सिलसिले में उनसे इजाज़त नहीं ली थी। 1-2 रोज़ में उन्हें समझा मनाकर तुम्हारा गायबाना तारुफ कराऊंगा, फिर तुम्हें उनके सामने पेश करूंगा। ये तुम नई बात कर रहे हो। पहले तुमने अपने मैके वालों का जिक्र नहीं किया था, फिर ये कि मर्द का मैका नहीं होता। होता है, मर्द के भी माँ बाप होते हैं। माँ के रिश्ते से मैका और बाप के रिश्ते बाबल का अंगना होता है। फिर ये मैका कहाँ है, पता तो बताओ। साउथ अफ्रीका में है। वहाँ तुम्हारे लिए फ़िज़ा हमवार होने दो, फिर बताऊँगा। अब जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझसे बातें करो। कैसी अजनबियत दिखा रहे हो? बच्चे की खुशी मेरे साथ शेयर करो। उसने जवाब नहीं दिया। उसने पूछा, खामोश क्यों? बातें करो। आंद्रे आंद्रे। उसने 2-4 बार आवाज़ें दी, फिर थक हार कर सोचने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये अचानक क्यों बदल गया, क्यों मुझसे दूर चला गया। इसका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है। ओह गॉड, मैं क्या करूं? पोरस ने उसकी सोच में कहा, आंद्रे मुझसे दूर हुआ है मगर बेवफा नहीं है। उसने एक बहुत बड़े कारनामे का सेहरा मेरे सर पर सजाया है। 3 टेलीपैथी जानने वालों को मेरे हवाले किया है। मुझे सब्र करना चाहिए। अपने होने वाले बच्चे की खातिर खुश रहना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। पोरस थोड़ी देर तक उसकी सोच में उसे समझाता रहा, फिर उसके दिमाग से चला गया। आज रात डीजी ने उसे डिनर के लिए मदऊ किया था और भी कई ओहदेदार उसे मदऊ कर रहे थे। आइंदा उसके दिन रात रंग बिरंगी तकरीबात में गुजरने वाले थे, लेकिन वो होने वाले बच्चे की खुशियाँ पोरस के साथ मनाना चाहती थी। फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से डीजी की आवाज़ सुनकर बोली, ओह यस, मुझे याद है, मैं आज रात डिनर पर आऊँगी। वो तो तुम ज़रूर आओगी। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपने शौहर से नाराज़ हो? नहीं, वो मुझसे नाराज़ नहीं है, अपने मैके गए हैं, इसलिए मेरे साथ नहीं आए। मुझसे हकीकत ना छुपाओ, वो तुमसे नाराज़ नहीं है। तुम मुझसे नाराज़ हो, वो मैके नहीं गया। डीजी, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। उसका मैका साउथ अफ्रीका में है। मैंने अभी उससे बात की है। तुमने उससे बात नहीं की, वो तुमसे बात कर रहा था, तुमने फ़ोन बंद कर दिया। हाँ, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे शौहर की बात कर रहा हूँ। बेचारा तुमसे मायूस होकर मेरे पास आए। अरे ये कौन सा शौहर तुम्हारे पास पहुँचा हुआ है? कौन सा शौहर का क्या मतलब हुआ? तुम्हारे कितने शौहर हैं? तुम्हें क्या हुआ है शिवानी? तुम्हें उस पर तरस आना चाहिए। बेचारा भटक रहा है, पहनने को कपड़े नहीं है, एक काला लिबादा ओढ़े हुए। ओह गॉड, वो घनश्याम है, खुद को मेरा शौहर कहता है, मगर मैं उसे शौहर तस्लीम नहीं करती और वो कह रहा है तुमसे तस्लीम कराएगा। वो इंडिया से फैक्स के जरिए शादी के कागजात मंगवा रहा है। कह रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर दर्जनों अहम गवाहों को इंडिया से बुलाकर अदालत में पेश करेगा। प्लीज़ डीजी, किसी तरह इस शख्स से पीछा छुड़ाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं उससे बात करता हूँ, मामला तय करता हूँ, मगर तुम्हें सोच समझकर शादी करनी चाहिए थी। मैंने उससे नहीं, टेलीपैथी जानने वाले आंद्रे से शादी की है। घनश्याम मेरा शौहर नहीं है, मगर उसके पास सबूत और गवाह हैं। क्या ये फ्रॉड है? जब मैं 11 बरस की थी तब मेरी शादी कराई गई थी। क्या इतनी कम सनी की शादी को तस्लीम कर लेना चाहिए?
हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगा। अब पता चला कि तुम्हारा शौहर आंद्रे है। डीजी से रब्ता ख़त्म हो गया। शिवानी ने गहरी सांस लेकर रिसीवर को रखा। दूसरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने बेजारी से फ़ोन की तरफ देखा। वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन फ़ोन की घंटी बजती जा रही थी। उसने रिसीवर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो, शिवानी स्पीकिंग। उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो मैडम, मैं बहुत अरसे बाद रब्ता कर रहा हूँ। दरअसल एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। क्या तुम मुझे पहचान रही हो? वह हैरानी से बोली, आंद्रे, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो? वो खुश होकर बोला, ओह, तुमने मुझे आवाज़ से पहचान लिया। वाकई तुम गैर मामूली तौर पर ज़हीन हो। तुमने अब तक मुझे याद रखा है। हमारा रब्ता उस वक्त ख़त्म हुआ था जब तुम एक मजबूत टीम बनाकर चीन जा रही थी। वो झुंझला कर बोली, शट अप, तुम बेवकूफ़ मजाक करने लगते हो। इन बातों का मतलब क्या है कि तुमसे मेरा रब्ता ख़त्म हो गया था। तुमने मुझसे शादी की, आज मेरे साथ लंदन आते आते मुझे छोड़कर चले गए और जस्ट अ मिनट मैडम, अभी तुमने क्या कहा? मैंने तुमसे शादी की? तुम मैडम शिवानी हो ना? हाँ, मैं शिवानी हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ओह नो मैडम, मेरा सर चकरा रहा है। मुझे तो दुश्मनों ने ट्रैप किया था, मुझे गुलाम बना कर रखा। मेरे दोस्त बेकर ब्राइट ने मुझे कल ही दुश्मनों से निजात दिलाई है। फिर मैंने तुमसे शादी कब की है? ये तुम किसके बच्चे की माँ बन गई हो? क्यों मुझे इस बच्चे का बाप बना रही हो? अभी तुम बच्चे की खुशखबरी सुनकर खुश हो रहे थे और अब पूछ रहे हो कि मैं किसके बच्चे की माँ बन गई हूँ। असल आंद्रे ने कहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू मैडम। तुम चीन के मिशन में नाकाम रही हो। इस नाकामी का असर तुम्हारे जहन पर पड़ा हुआ है। बस आंद्रे, बहुत हो चुका। अब तुम मजाक नहीं कर रहे हो, मुझ पर जुल्म कर रहे हो। तुमने खुद ही ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे वाली माइक्रोफिल्म मुझे ला कर दी। यहाँ उस नक्शे के जरिए मशीन तैयार होने वाली है। फिर तुमने जे काफू, जे फ्लो और जे सामू को मेरा गुलाम बनाया। मुझे ढेर सारी कामयाबियां देकर कह रहे हो कि मैं अपने मिशन में नाकाम रही हूँ और नाकामी के बायस पागल हो गई हूँ। ओह गॉड, मुझ पर रहम कर मैडम। एक बार फिर से कहो कि मैंने ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा कहीं से हासिल करके तुम्हें दिया है, जो काम बिल्कुल ही नामुमकिन है, मैंने मुमकिन बनाया। एक बार कहो, मैं खुशी से मर जाऊंगा। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, मेरे दिमाग में आकर बात करो, मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। शिवानी ने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। झुंझला कर उठ गई, इधर से उधर टहलने लगी। ऐसे वक्त उसने पराई सोच की लहरों को अपने दिमाग में महसूस किया और महसूस करते ही सांस रोक ली। चंद सेकंड के बाद उसने फिर महसूस किया। इस बार आंद्रे ने जल्दी से कहा, मैं आंद्रे हूँ, तुमने मुझे बुलाया है, सांस क्यों रोक रही हो? उसने पूछा, कौन हो तुम? आंद्रे के लबो लहजे में बोल रहे हो और ये नहीं जानते कि जब मेरा शौहर आंद्रे आता है तो उसकी सोच की लहरें पराई नहीं लगती हैं। मैं सांस नहीं रोकती हूँ, जाओ, चले जाओ। उसने सांस रोक ली। आंद्रे उसके अंदर से निकल गया। दरअसल पोरस ने शिवानी के ज़हन में एक दूसरा लबो लहजा नक्श किया था और वही लहजा इख्तियार करके अंदर आता था। असल आंद्रे को यह तकनीक मालूम नहीं थी और शिवानी परेशान होकर सोच रही थी कि आंद्रे को क्या हो गया, वो उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा है। उसे इन सवालों के जवाबात अभी नहीं मिल सकते थे, अभी उलझनें बढ़ने वाली थीं। एल्पा ने ट्रांसफार्मर मशीन तैयार कर ली। ये खबर अमेरिका और तमाम बड़े ममालिक पर बिजली बनकर गिरी। अमेरिकी ये तो जानते थे कि कुछ अर्सा पहले एल्पा ने मशीन का नक्शा उनके मुल्क से चुराया और मशीन के माहिर मैकेनिक जैकी हंटर को भी अगवा किया। इस तरह यह ख्याल किया जाता था कि वो एक दिन ज़रूर मशीन तैयार कर लेगी। बाद में अमेरिकी सुराग रसानों ने इतला दी कि एल्पा के हालात उसके मुवाफिक नहीं है, इसराइल में कुछ गड़बड़ हो रही है, पिछले 2 हफ्तों से एल्पा गायब है। इन हालात में यकीन हो चला था कि वो मशीन तैयार नहीं की जा सकेगी। एल्पा तो यूं भी लापता रहा करती थी। इसराइली काबरीन भी उसका खुफिया पता ठिकाना नहीं जानते थे। जब वो कार के हादसे से 2-4 हुई और अस्पताल पहुंच गई, तभी उसे एल्पा की हैसियत से पहचानने वाला इसराइल में कोई नहीं था। सिर्फ एक पारस उसकी बदहाली और उसकी बदनसीबी से वाकिफ था। बहरहाल एक तवील गैर हाजिरी के बाद एल्पा ने अपने अकाबरीन को मुखातिब किया और उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन के तैयार होने की खुशखबरी सुनाई तो सबने यही समझा कि वो मशीन तैयार करने के सिलसिले में कहीं रूपोश हो गई थी। जिस दिन उसने ये खुशखबरी सुनाई उस दिन तमाम अकाबरीन ने खूब जश्न मनाया और अपने मुल्क में ये ऐलान किया कि यहूदी कौम कामयाबी और तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो रही है। इस सिलसिले में अवाम को 3 दिन और 3 रातों तक खूब जश्न मनाना चाहिए। अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक ने फ़ोन और फैक्स के जरिए ऊपरी दिल से मुबारकबाद दी। उनके अंदर खलबली पैदा हो गई थी। इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि दुनिया के नक्शे में एक नाखून के बराबर दिखाई देता है, लेकिन इस छोटे से मुल्क ने वस्ती एशिया और यूरोप और अफ्रीका के तमाम इस्लामी ममालिक पर दहशत तारी कर रखी थी। एक तो पहले ही एटमी कुव्वत बन चुका था, अब टेलीपैथी जैसा एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार हासिल कर रहा था। एल्पा अपने फार्म हाउस के कॉटेज में थी और खुशी से ऑर्केस्ट्रा की धुन पर नाच रही थी। खुशी से झूम झूम कर कह रही थी, पारस तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। वैसे ये जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है, तुम बड़े प्यार से मेरे अंदर छुपे रहते हो। तो मेरा साथ ना देते तो मुझे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल ना होती।
वो अच्छी तरह समझ गई थी कि पारस कभी उससे बात नहीं करेगा। वो पारस को मनाने के लिए अक्सर अपने दिमाग में कहती रहती थी, तुम मुझसे ना बोलो, मैं तुम्हारी खामोश मोहब्बत से खुश होती रहूंगी। हर लम्हा इस इंतजार में रहूंगी कि कभी तुम मेरी तमाम गलतियों को भुलाकर मुझे मुआफ़ करोगे। तुम मेरे अंदर आकर भी मुझसे दूर रहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो और नाराज़ होकर यूं जुदा होने की सजाएं भी देते रहते हो। मशीन तैयार हो चुकी थी, अब इसे आजमाना था। उसने इब्तदा में इसराइली फ़ौज के 4 जवान अफसरों और आर्मी इंटेलिजेंस के 4 ज़हीन सुराग रसानों को हिप्नोटाइज किया था। उन्हें अपना मामूल बनाने के बाद ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर टेलीपैथी सिखाना चाहती थी। वो मशीन कुछ इस तरह थी कि उसे 2 बेड के दरमियान रखा जाता था। एक बेड पर फाइल और दूसरे बेड पर मफूल को लेटाया जाता था। फाइल से मुराद है जो पहले से टेलीपैथी जानता हो, और मफूल से मुराद है जिसे टेलीपैथी सिखाना मकसूद हो। इस तरह दोनों फाइल और मफूल के दिमागों को उस ट्रांसफार्मर मशीन से मुंसलिक किया जाता था। फिर उसकी मखसूस तकनीक के मुताबिक फ़ाइल की टेलीपैथी को मफूल के दिमाग में मुंतकिल किया जाता। एल्पा अब अपने मुल्क के ज़हीन बासलाहियत और दिलेर जवानों को टेलीपैथी सिखाने वाली थी। इसके लिए लाजमी था कि उनके दिमागों में ये इल्म पहुंचाने के लिए एक फ़ाइल टेलीपैथी जाने वाला हो। एल्पा ने वो मशीन तैयार करने के दौरान में ही नारंग को कैदी बना रखा था। वो उसे गायब दिमाग बनाकर उस तय खाने में ले आई जहाँ वो मशीन थी। उस तय खाने में मशीन तैयार करने वाले 3 माहिर मैकेनिक भी थे और आर्मी का एक जवान अफसर भी। नारंग को और उस अफसर को 2 अलग अलग बेड पर लिटाया गया। फिर इस मशीन की मखसूस तकनीक के मुताबिक इसे ऑपरेट किया गया। एल्पा ने माहिरीन को हुक्म दिया था कि नारंग के दिमाग से सिर्फ टेलीपैथी का इल्म उस जवान अफसर के दिमाग में पहुंचाया जाए। नारंग की जहानत, आदत और अतवार को मुंतकिल न किया जाए। पहली बार इस मशीन को ऑपरेट करने में दुश्वारियां पेश आईं, लेकिन कामयाबी हुई। जिस जवान फौजी अफसर के दिमाग में वो इल्म मुंतकिल किया गया, वो जवान ऑपरेशन की तकलीफ के बायस 1 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। ऐसा सभी टेलीपैथी सीखने वालों के साथ हुआ करता था। जब 1 घंटे के बाद वो होश में आया तो एल्पा ने उससे पूछा, अब तुम पहली बार किसके दिमाग में पहुंचना चाहोगे? ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो और साबित करो कि तुम्हें ये इल्म हासिल हो चुका है। एल्पा उसके दिमाग में थी। उस जवान अफसर ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर आर्मी के काला अफसर के दिमाग में पहुंचकर बोला, सर, मैं आपका जूनियर अफसर बेंजामिन बोल रहा हूँ। आपकी इजाज़त के बगैर मैडम एल्पा के हुक्म से आया हूँ। एल्पा ने उस आला अफसर से कहा, यह दुरुस्त कह रहे, एक कामयाब टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से ख्याल ख्वानी कर रहे। उस आला अफसर ने खुश होकर कहा, वेल डन मैडम, इसराइल की तारीख में आपका ये कारनामा सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। आइंदा नस्लें क़यामत तक इज्जत से आपका नाम लेती रहेंगी। इसराइल के तमाम अकाबरीन तक ये खुशखबरी पहुंचाई गई कि ट्रांसफार्मर मशीन का तजुर्बा कामयाब रहा है। एक आर्मी ऑफिसर ने इस मशीन के जरिए टेलीपैथी सीखी है। एक दूसरे पर गालिब आने वाले और इक़्तिदार कायम रखने वाले ये समझ रहे थे कि एल्पा ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा था कि चीन की तरह इसराइल में भी टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज तैयार होने वाली है। अब दूसरे आर्मी अफसरान या सुराग रसानों को टेलीपैथी सिखाने के लिए नारंग को उसी दिन फ़ाइल की हैसियत से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर उसे फिर ऑपरेशन की तकलीफ से गुजारा जाता तो वो मर ही जाता। लिहाजा 24 घंटों के बाद दोबारा उसके ज़रिए दूसरे आर्मी अफसर को टेलीपैथी सिखाई गई और जिस अफसर ने पहले दिन ये इल्म सीखा था उसे भी फ़ाइल बनाकर एक आर्मी सुराग रसां को ये इल्म सिखाया गया। इस हिसाब से एल्पा के पास 4 टेलीपैथी जाने वाले हो गए। दूसरे दिन उन चारों के ज़रिए मज़ीद 4 अफराद को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया। एल्पा ने 24 घंटे के बाद यह सिलसिला जारी रखा। वो खूब सोच समझकर अपने मुल्क के ज़हीन, हाजिर दिमाग और बासलाहियत जवानों का इंतखाब कर रही थी। पहले उन्हें अपना मामूल बना रही थी, फिर उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार रही थी। इस तरह जितने भी अफराद ये इल्म सीख रहे थे वो एल्पा के ग़ुलाम भी बनते जा रहे थे। पारस ने फ़ोन के ज़रिए जवाद को मुखातिब किया, हेलो, मैं पारस बोल रहा हूँ, तुम खैरियत से हो? जवाद ने कहा, खुदा का शुक्र है, मैं इज़्ज़त और सलामती से हूँ। बस एक ही परेशानी है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। वो परेशानी भीमा के सिलसिले में थी। जवाद ने साफ तौर से कह दिया था, हमारे दीन में काला जादू सीखने की ममानियत है। मैं तुम्हें एक भी मंत्र पढ़ने का मौका नहीं दूंगा। भीमा तरह तरह से उसे परेशान करता रहता था। जवाद बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और दूसरे बुजुर्गान दीन का अकीदतमंद था, इसलिए उसने भीमा की ज़िद करने के बावजूद पारस को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब पारस ने कहा, जवाद, तुम बहुत अरसे से भीमा की पलीद रूह को बर्दाश्त कर रहे हो। ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें बाकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। जवाद ने कहा, मैं भीमा से मगलूब होने वाला नहीं, इसके शैतानी इरादों को कुचलता रहूँगा। मुझे सिर्फ एक ही मामले में मायूसी है और ये मायूसी प्यार के मामले में है। हदीका मेरी मंगेतर है। दिन गुजरते जा रहे हैं और मैं उसे दिलो जान से चाहते हुए भी उससे शादी नहीं कर सकता। पारस उसकी मजबूरियों को समझ रहा था। बोला, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। मिस्टर जवाद, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं भीमा के नापाक इरादों से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, उसकी पलीद आत्मा को ठंडा कर दूंगा, और अब ऐसा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम मेरे मशवरों पर अमल करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे तमाम मशवरों पर अमल करूंगा। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो?
अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि भीमा तुम्हारे अंदर ये बातें सुन रहा है, वह हमारी मुखालफत करेगा। भीमा ने जवाद से कहा, यह पारस अपने बाप की तरह मक्कार है, पता नहीं क्या करना चाह रहा है, लेकिन मैं इसे अपने खिलाफ कुछ नहीं करने दूंगा। जवाद ने फ़ोन के जरिए पारस को भीमा की मुखालफत के बारे में बताया। पारस ने कहा, फिक्र न करो, मैं ऐसे शैतानों से निमटना जानता हूँ। पारस ने जवाद के दूसरे अजीज़ों के दिमागों में जगह बनाई। घर की 4 दीवारी में उसकी एक बहन उसके साथ रहती थी। उसने उस हमशीरा के जरिए जवाद के खाने में साबी कमज़ोरी की दवा मिला दी। नतीजा साफ जाहिर था, इस खाने के बाद जवाद बुरी तरह कमज़ोरी में मुब्तला हो गया। उस पर बेहोशी तारी हो गई। उसके अजीज़ों ने फ़ौरन ही इलाज के लिए उसे करीबी हस्पताल में पहुंचा दिया। उसके अंदर भीमा परेशान हो रहा था। ये समझ रहा था कि जवाद ने ऐसा कोई खाना खाया है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। हो सकता है ऐसा जानबूझकर किया गया हो। मैंने पहले ही जवाद से कहा था कि फरहाद का ये बेटा बहुत मक्कार है। पारस ने कहा, शैतान के बच्चे, मैं तेरे मनफी ख्यालात पढ़ रहा हूँ। जवाद इस हद तक कमज़ोर हो गया कि तू मुझे उसके अंदर आने से नहीं रोक सकेगा। तेरी टेलीपैथी और काले जादू की मनफी सलाहियतें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। वो बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम जवाद को हमेशा कमज़ोर बनाकर नहीं रख सकोगे और ना मुझे इसके जिस्म से निकाल सकोगे। फिर ऐसी हरकतों का क्या मतलब है? चलो नाकाम कोशिशें कर लो, मैं तो भीमा हूँ। यहाँ से निकलूंगा तो जवाद को मुर्दा बना दूंगा। पारस ने हंसते हुए कहा, बोलते रहो, थोड़ी देर बाद बोलना भूल जाओगे। वो ख्याल ख्वानी की परवास करता हुआ एल्पा के पास आया। फिर बोला, तुम हमेशा मुझे पुकारती रहती हो, शिकायत करती हो कि मैं तुमसे नहीं बोलता हूँ। लो अब बोल रहा हूँ। वो खुशी से उछल पड़ी, कहने लगी, मैं जानती थी कभी ना कभी पत्थर ज़रूर पिघलेगा। आज मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है। मेरा जी चाहते उड़कर तुम्हारे पास हूँ। ज़्यादा जज्बाती ना बनो, मैं एक ज़रूरी काम से आया हूँ। मेरा ये काम तुम ही कर सकती हो। तुम हुक्म दो, मैं सारी दुनिया को भूलकर पहले तुम्हारा काम करूँगी। जवाद बिन मुस्तकीम यरूशलेम के एक अस्पताल में है। मैंने उसे साबी कमज़ोरी में मुब्तला किया है। क्या उससे कोई दुश्मनी है? नहीं, मैंने दोस्ती में ऐसा किया है। वह निहायत ही नेक और इबादत गुजार है। हम कभी उससे दुश्मनी कर ही नहीं सकते। तुम्हें भी यही समझा रहा हूँ, उसे हमेशा अपना दोस्त बनाए रखना। तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं आखिरी सांस तक जवाद से दोस्ती निभाऊंगी। अभी अपने राजदार मातियतों को उस अस्पताल में भेजो। उन्हें हुक्म दो कि बड़ी राजदारी से जवाद को तुम्हारे कॉटेज के तहखाने में ले आएँ। ये तुम्हारा काम है, मैं खुद करूँगी। खुद वहाँ जाऊँगी और उसे यहाँ ले आऊँगी। उसने यही किया। अपनी चंद मातियतों के साथ अस्पताल पहुँचकर जवाद के अजीज़ों से कहा, जवाद का इलाज सरकारी तौर पर होगा, लिहाजा इसे तेल अबैब ले जाया जा रहा है। उसके अजीज़ों ने एतराज़ किया, लेकिन मुसल्लह फ़ौजियों की मौजूदगी में जवाद को वहाँ से ले जाने से ना रोक सके। भीमा उसके अंदर कह रहा था, जवाद होश में आओ, देखो ये क्या हो रहा है। पता नहीं ये कौन औरत है, फ़ौजियों के साथ आई है और तुम्हें कहीं ले जा रही है। तुम होश में रहोगे तो इसके साथ नहीं जा सकोगे। जवाद पर थोड़ी देर के लिए बेहोशी तारी हुई थी, फिर वह होश में आ गया था, लेकिन कमज़ोरी के सबब कुछ नहीं बोल रहा था। खुली आंखों से अपने आसपास देख रहा था मगर खामोश था। उसे एक स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल से बाहर लाया गया, फिर एक एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। आगे पीछे कई फौजी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। उन तमाम गाड़ी में वो फौजी थे जिन्हें अल्पा अपना मामूल बनाकर टेलीपैथी सिखा चुकी थी। जवाद बंद एम्बुलेंस के अंदर था। भीमा ये ना देख सका कि वह एम्बुलेंस कहाँ जा रही है। फार्म हाउस के कॉटेज के सामने पहुंचकर अल्पा के एक टेलीपैथी जानने वाले मातियत ने जवाद के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी आंखें बंद कर दी। जब उसे एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया तो भीमा अल्पा के उस कॉटेज को ना देख सका। वो ये भी मालूम ना कर सका कि उसे एक तहखाने में पहुंचाया गया। जवाद की कमज़ोरी बड़ी हद तक दूर हो चुकी थी। वो ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के काबिल हो चुका था। पारस ने अल्पा से कहा, इसे मशीन से मुंसलिक रहने वाले बेड पर लिटाओ। मैं तुम्हारे माहिर के दिमाग में रहकर खुद मशीन को ऑपरेट करूंगा, उसे रिवर्स चलाऊंगा, जिसके नतीजे में जवाद के अंदर से दूसरी तमाम सलाहियतों के अलावा टेलीपैथी की सलाहियत भी निकल जाएगी। काला जादू भी नाबूद हो जाएगा। अल्पा ने कहा, यानी तुम जवाद का ब्रेन वॉश कर रहे हो? मैं जवाद के साथ भीमा को भी वॉश कर रहा हूँ। रिवर्स ऑपरेशन के नतीजे में भीमा की तमाम गैर मामूली सलाहियतें भी मिट जाएंगी। इसके अंदर से हमेशा के लिए मनफी ख्यालात मिट जाएंगे। अल्पा ने कहा, भीमा की शैतानियत को ख़त्म करने का यह अच्छा तरीका है, लेकिन इसके साथ जवाद के जहन से भी सब कुछ मिट जाएगा। हाँ ऐसा होगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ होगा। देखती जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। पारस एक माहिर के दिमाग में रहकर मशीन को रिवर्स वे में ऑपरेट करने लगा। अल्पा के लिए नया तजुर्बा था। वह नतीजे का इंतजार करने लगी। ऑपरेशन के बाद जवाद 1 घंटे तक कभी बेहोशी और कभी नीम बेहोशी की हालत में रहा। अल्पा ने पारस के साथ उसके दिमाग में पहुंचकर देखा, वह तकरीबन खाली जहन था। अपने बारे में सब कुछ भूल चुका था और भीमा का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसकी आत्मा के साथ जो नापाकी और शैतानियत थी वह मिट गई थी, हमेशा के लिए फना हो गई थी। अब वहाँ भीमा नहीं था, सिर्फ एक ऐसी आत्मा थी जो आइंदा जवाद के जहन से हम आहंग रहने वाली थी। अल्पा ने कहा, पारस एक पहलू से बहुत अच्छा हुआ है। भीमा हमेशा के लिए नाबूद हो गया, लेकिन जवाद कब तक मौजूदा हालत में रहेगा? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। 24 घंटे के बाद जवाद के ख़ानदान से एक नहायत ही नेक और दीनदार शख्स को लाया जाएगा। वह फाइल के बेड पर रहेगा। उस शख्स की तमाम नेकियां, तमाम पारसाई और दीनदारी जवाद के दिमाग में मुंतकिल की जाएगी। इस तरह जवाद को पहले की तरह उसकी तमाम खूबियां हासिल हो जाएंगी।
फिर उसके 24 घंटे के बाद मैं इसे हैप्नोटाइज करूँगा और इसके अंदर खोई हुई तमाम याददाश्त बहाल करूँगा। इसे सब कुछ याद आ जाएगा, मगर भीमा कभी याद नहीं आएगा क्योंकि वो फना हो चुका होगा। वो तारीफी अंदाज में बोली, तुम बाकमाल हो। जब मैंने पहली बार जवाद और भीमा के बारे में सुना था तब से यही समझ रही थी कि दुनिया की कोई ताकत जवाद को भीमा के शर से निजात नहीं दिला सकेगी। निजात दिलाने के लिए लाजमी होगा कि भीमा की आत्मा को जवाद के जिस्म से भगाया जाए और इसे भगाने के नतीजे में जवाद की मौत वाक़ई हो जाती। पारस ने कहा, मैं इन तमाम पहलुओं पर गौर करता रहा था। एक ही बात समझ में आती रही कि आत्मा को मौजूद रहना चाहिए, सिर्फ उसकी नापाकी किसी तरह दूर करनी चाहिए। लिहाजा यही तरीका समझ में आया जिस पर हम अमल कर रहे हैं। वो बोली, हम नहीं, सिर्फ तुम कर रहे हो। ये तुम्हारी जहानत है। एक नेक और दीनदार शख्स को तुम उसके ईमान के मुताबिक तबई उम्र तक जीने का मौका दे रहे हो। वो बोला, हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपनी हदीका के साथ हया के तकाजे पूरे करते हुए खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारता रहेगा। कभी कभी शतरंज की बाजी जीतने के लिए एक मोहरा ही काफ़ी होता है। हांगकांग की शतरंज पर मेरे खिलाफ कितने ही मोहरे बिखरे हुए थे। मैंने उन सबको मात देने के लिए सिर्फ एक मोहरे को अपनी गिरफ्त में रखा और उस मोहरे का नाम था किमली। मैंने हांगकांग पहुंचते ही किमली के ज़रिए जाओ जियांग और जॉन हार्डी का पता ठिकाना मालूम किया। फिर उन दोनों को इस तरह हलाक किया था कि उनकी हलाकत के नतीजे में गॉडफादर नानाका कूडू और अमेरिका के दरमियान अदावत की खलीज पैदा हो गई। एक तरफ अमेरिका के दो अहम अफराद जॉन हार्डी और टेलीपैथी जाने वाला जाओ जियांग मारे गए। दूसरी तरफ मैंने जाओ जियांग बनकर नानाका कूडू के एक अहम मातियत को दिमागी मरीज बना दिया और चैलेंज किया था कि एक नमूना है, अगर अब किसी भी अमेरिकी ओहदेदार को जानी या जिस्मानी नुकसान पहुंचाया जाएगा तो नानाका के एक सैमुराई को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस चैलेंज के बाद मैंने किमली के जरिए जाओ जियांग को हलाक किया। उस वक्त नानाका का कोई अहम मातियत किमली से फ़ोन पर बातें कर रहा था। उसे कह रहा था कि वो जाओ जियांग की हलाकत के बाद हांगकांग में तनहा नहीं रहेगी, उसे नानाका के साय में आ जाना चाहिए। किमली को एक चाइनीज़ नाइट क्लब का पता बताया गया। वो जाओ जियांग को हलाक करते ही उस बंगले से निकलकर चाइनीज़ नाइट क्लब में पहुंच गई। वहाँ एक चीनी शख्स ने किमली से मुसाफिया करते हुए कहा, हम तुम्हें वेलकम कहते हैं, मेरा नाम शिवान जी है। हमारे इस इलाके में कोई अमरीकी नहीं आ सकता, अगर आ जाए तो वापस नहीं जा सकता। तुम यहाँ पूरी तरह महफूज रहोगी। क्लब के ऊपरी हिस्से में शिवान जी का एक रिहायशी कमरा था। उसने किमली से कहा, तुम मेरे कमरे में रहोगी और यहाँ मेरा दिल खुश करती रहोगी। वह चौंक कर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? भोली और नादान ना बनो, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम किया है। तुम मेजर लियो चिन की बेटी हो, बड़ी फराक दिल हो, जिस पर दिल आ जाता है उस पर मेहरबान हो जाती हो। मुझे देखो, मैं कोई गया गुजरा नहीं हूँ, उम्र कुछ ज़्यादा है मगर जवानों से ज़्यादा जवान हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक मेजर की बेटी हूँ, कोई सोसाइटी गर्ल नहीं हूँ। तुम जो भी हो, तुम्हें पनाह चाहिए। यहाँ से बाहर जाओगी तो अमरीकी जासूस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ रहोगी तो हर तरह से महफूज रहोगी। यहाँ रहने की फ़ीस तुम्हें अदा करनी होगी। मैं ऐसी फ़ीस अदा नहीं करूँगी जैसी तुम चाहते हो। मुझे गॉडफादर नानाका का पता बताओ या फ़ोन पर उससे बात कराओ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मेरी अहमियत क्या है। जाओ जियांग और जॉन हार्डी मुझे क्यों अपने साथ रखते थे? शिवान जी ने हकारत से कहा, तुम्हारी अहमियत सिर्फ इतनी है कि तुम हसीन और जवान हो। हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। मुझे ज़रूर कत्ल करो मगर एक बार नानाका से बात करो। मेरा दावा है कि मुझसे बात करते ही नानाका मेरी मौत का फ़ैसला बदल देगा। शिवान जी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, ऐसी क्या बात है कि हम तुम्हें कत्ल करने के इरादे से बाज आ जाएं? नहीं, तुम एक आम सी हसीन लड़की हो, तुमसे खेला जा सकता है और खेल कर खिलौने की तरह तोड़ा जा सकता है। तो फिर ऐसा करो कि मुझे तोड़ने से पहले फ़ोन पर नानाका से सिर्फ एक बात कह दो कि सिर्फ मैं ही नानाका के दुश्मन फरहाद अली तैमूर को 1000 मेकअप के बावजूद पहचान सकती हूँ। मशीन के नक्शे वाली माइक्रोफिल्म सिर्फ मेरे ज़रिए से हासिल हो सकती है। वो गुर्राता हुआ उसके करीब आया, फिर एक हाथ से उसका गला दबोचकर कहने लगा, फ़ौरन बताओ फरहाद कहाँ है? तुम उसे किस तरह पहचानोगी? किमली ने इशारे से गर्दन छोड़ने के लिए कहा, फिर गर्दन छोड़ने पर बोली, मेरी गर्दन दबाओगे तो फरहाद को कहाँ पाओगे? क्या तुम नहीं चाहते कि वो माइक्रोफिल्म तुम्हारे नानाका को मिले? वो गरज कर बोला, तो फिर बताती क्यों नहीं? मैं तुम्हें नहीं नानाका को बताऊंगी। मुझे मार डालो या फिर नानाका से मेरी बात कराओ। शिवान जी ने बेबसी से घूरकर उसे देखा, फिर अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करके नंबर पंच करने लगा। थोड़ी देर बाद लेडी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। वो बोला, मैं शिवान जी हूँ। किमली फरहाद के सिलसिले में गॉडफादर से कुछ अहम बातें करना चाहती है। उसका दावा है कि हम उसके ज़रिए फरहाद तक पहुँच सकते हैं। लेडी सेक्रेटरी ने कहा, इंतज़ार करो, अभी बात हो सकती है। मैं किमली के ज़रिए ये सब कुछ कर रहा था। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे किरदारों तक पहुँचते हुए नानाका की शारक तक पहुँचना चाह रहा था। वो कोई मामूली शख्स नहीं था, अंडरवर्ल्ड की ड्रग माफिया का गॉडफादर था। कभी किसी से बराह रास्त मुलाकात नहीं करता था। अगर मुलाकात ज़रूरी होती तो ऐसे वक्त उसके पास 1 दर्जन सैमुराई होते। नानाका खुद एक माहिर सैमुराई था। बिजली जैसी फुर्ती से तलवारबाजी का मुजाहरा करता और चश्मे ज़दन में मुखालिफ की गर्दन तन से जुदा कर देता।
अभी मैं नहीं जानता था कि मेरा उसका सामना कब होगा और कैसे होगा। फिलहाल मैं उसके आसपास मौजूद रहने के लिए जगह बना रहा था। इस फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में मुझे एक मौका मिला और मैं लेडी सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंच गया। थोड़ी देर बाद नानाक्का ने अपनी गूंजती और गरजती हुई आवाज़ में फ़ोन पर कहा, कहाँ है वो लड़की? वो हमें किस तरह फरहाद तक पहुंचाएगी? शिवान जी ने कहा, बॉस ये खुद तुमसे बात करना चाहती है, मैं इसे फ़ोन दे रहा हूँ। किमले ने उससे फ़ोन लेकर कहा, हेलो गॉडफादर, मुझ में कुदरती तौर पर बू सूंघने की गैर मामूली सलाहियत है। मैंने फरहाद के साथ कुछ वक्त गुजारा है और मैं जिसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारती हूँ उसके पसीने की मखसूस बू मेरे जहन में नक्श हो जाती है। अब फरहाद यहाँ कर ना जाने किस भेस में छुपता फिर रहा है, लेकिन जब भी वो मेरे करीब से गुजरेगा तो मैं उसे 1000 मेकअप के बावजूद पहचान लूँगी। नानाक्का ने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? तुम खुद समझ सकते हो कि मुझे बीजिंग से यहाँ हांगकांग क्यों बुलाया गया है, ऐसे वक्त जबकि फरहाद खतरे की तरह सबके सरों पर मंडल आ रहा है। जाओ जियांग मुझे साथ लिए घूमता रहता था। वो और जॉन हार्डी जानते थे कि फरहाद 7 पर्दों में भी रहेगा तो मैं बू सूंघकर उसे ढूंढ निकालूंगी। नानाक्का ने कायल होकर कहा, तुम्हारी बात समझ में आती है, तुम्हारे अंदर ऐसी गैर मामूली सलाहियत है, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। लेकिन इस बात की वजाहत करो कि तुम उनके लिए बहुत अहम थी, फिर उनकी दुश्मन क्यों बन गई? तुमने जाओ जियांग को क्यों हलाक किया? मैं यहाँ अमरीकियों के लिए काम करने आई थी, वो मेरे ज़रिए फरहाद को ढूंढना चाहते थे। मैं जिससे वफादारी करती हूँ उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत नहीं दे सकती। एक अमरीकी आला ओहदेदार की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई। जाओ जियांग मुझे उसके सामने पेश करना चाहता था। इसी बात पर जाओ से झगड़ा हो गया। वो मुझे गन पॉइंट पर उस ओहदेदार की ख्वाबगाह में पहुंचाना चाहता था। मैंने मौका पाते उसे गोली मार दी, फिर वहां से भागकर तुम्हारी पनाह में आई हूँ। तो तुम्हारे कुत्ता शिवान जी मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। वो अपनी गरजती हुई आवाज़ में बोला, इस लम्हे से कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हें यहाँ से हांगकांग के जजीरे में पहुँचाया जाएगा, वहाँ तुम हमेशा महफूज रहोगी, लेकिन उससे पहले हमारे खास आदमियों की निगरानी में रहकर फरहाद को तलाश करोगी। फिर नानाक्का ने फ़ोन पर शिवान जी से कहा, किमली को हाथ न लगाओ, वो मेरी अमानत है, उसे मेरे प्राइवेट कॉटेज में पहुंचा दो। किमली एक मोहरे की हैसियत से मेरे बहुत काम आ रही थी। उसके ज़रिए मैं नानाक्का की लेडी सेक्रेटरी तक पहुंच गया। अब उसके ज़रिए मालूमात हासिल कर रहा था। पता चला नानाक्का इस वक्त हांगकांग के जनूबी जजीरे में है। उसके साथ हमेशा दिन के वक्त 12 सैमुराई और रात के वक्त दूसरे 12 सैमुराई रहा करते हैं। वह दिन रात अपने माहिर और बेरहम तलवारबाजों के दरमियान रहता है। कभी कोई हसीना उसे पसंद आ जाए और वह ख़तरा महसूस ना करे तो ऐसे वक्त तन्हाई में उसके साथ वक्त गुजारता है, और ऐसे वक्त उसके सैमुराई उससे दूर रहती है। फिर ये मालूम हुआ कि उसके आसपास रहने वालों में सभी योगा के माहिर हैं। किसी के दिमाग में पहुंचकर उसे ट्रैप करना बहुत मुश्किल है। ऐसे दुश्मनों के खिलाफ एक ही तरीका होता है कि उन्हें ज़ख्मी किया जाए या वो जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी में मुब्तला हों। इन्हीं तरीक़ों से दिमागों में पहुंचा जा सकता है। लेडी सेक्रेटरी के ख्यालात से पता चला कि अंडरवर्ल्ड में नानाक्का के 2 बहुत ही तजुर्बेकार वकील हैं जो उसकी तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। फिर 2 डॉक्टर हैं जो नानाक्का और उसके 2 दर्जन सैमुराई के लिए मखसूस हैं। उनके अलावा 3 ऐसे ख़तरनाक मुजरिम थे जो बैनुल-अक़वामी शोहरत के आमिल थे। वैसे उनके लिए शोहरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत होगा। वह तीनों बदनाम ज़माना थे। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया था। कोई छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुर्म ऐसा नहीं था जो उनसे सरजद ना हुआ हो। वह तीनों मुजरिम गॉडफादर नानाक्का के खास मातियत और मुशीर थे। कभी जुराइम के मामले में पेचीदगियाँ पैदा हुई थी तो गॉडफादर को बड़े माहिराना मशवरे दिया करते। नानाक्का उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश था, उन पर एतमाद करता था, क्योंकि उनके मशवरों पर अमल करने के बाद कभी उसे शिकस्त या नाकामी नहीं हुई थी। लेकिन अब यह मसला दरपेश था कि वह तीनों मुजरिम, 2 वकील और 2 डॉक्टर, ये कुल 7 अहम अफराद योगा के माहिर नहीं थे। पीने पिलाने और ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाने के आदी थे। नानाक्का ने दोनों डॉक्टरों और वकीलों को सख्ती से ताकीद की थी कि वो उसे कभी फ़ोन पर गुफ्तगू न करें। जब तक फरहाद गिरफ्त में ना आए वो अपने घरों से ना निकलें, किसी दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात न करें। अगर डॉक्टर की ज़रूरत होगी तो बड़ी राजदारी से किसी दूसरे डॉक्टर की खिदमात हासिल कर ली जाएंगी। कोई कानूनी लड़ाई लड़नी होगी तो सिर्फ तहरीर और फैक्स के ज़रिए उन वकीलों से रब्ता किया जाएगा। नानाक्का ने उन तीनों मुजरिमों से कहा, तुम में से हर एक मेरे लिए अहमियत रखता है। फरहाद से निमटने के लिए मुझे ख़ास तौर पर तुम तीनों के मशवरों की ज़रूरत पेश आती रहेगी। उनमें से एक ने कहा, हमारी फ़िक्र न करो, हम मोहतात रहेंगे, कंप्यूटर के ज़रिए हमारा रब्ता रहेगा। दूसरे ने कहा, हमारे मुजरिमाना तजुर्बात के सामने फरहाद अभी बच्चा है, वह कभी हमारे साय तक भी नहीं पहुँच सकेगा। तीसरे ने कहा, तुम उन टेलीपैथी जानने वालों से रब्ता रखो जो तुम्हारे दोस्त हैं और यूरोप में अंडरवर्ल्ड के किंग माने जाते हैं। मेरा उनसे रब्ता रहता है, लेकिन अभी वो मेरे लिए कुछ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि फरहाद का सुराग नहीं मिल रहा है। 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी हैं और हमारे आदमी उसका सुराग लगाने में नाकाम हो रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है कि वह कमबख्त कहाँ छुपा हुआ है और इस रूपोशी में क्या कर रहा है। एक मुशीर ने कहा, मैं अभी ये बात कहने वाला था कि वो रूपोश है और हमारे खिलाफ बहुत कुछ कर रहा है, मगर तुम समझ नहीं पा रहे हो। नानाक्का ने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो?
अगर वो हमारे खिलाफ कुछ करेगा उसकी मुखालफत साफ तौर से हमारी समझ में आएगी। उस मुशीर ने कहा, यह कोई ज़रूरी नहीं, कुछ साजिशें ऐसी भी होती हैं जो उस वक्त समझ में आती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। दूसरे मुशीर ने कहा, तुम पहेलियां ना बुझवाओ, अगर फरहाद की कोई साजिश तुम्हारी समझ में आ रही है तो खुलकर बोलो। उस मुशीर ने कहा, जब से फरहाद हांगकांग आया तब से 2 अहम अमरीकी जाओ जियांग और जॉन हार्डी मारे जा चुके हैं और तुम्हारे एक अहम मातियत को दिमागी मरीज बनाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे आदमियों ने उन 2 अमरीकियों को कत्ल नहीं किया। इसी तरह मैं दावे से कहता हूं कि जाओ जियांग ने तुम्हारे खास मातियत को दिमागी मरीज नहीं बनाया। नानाका ने कहा, ओ गॉड, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी मातियत को फरहाद ने टेलीपैथी के जरिए दिमागी मरीज बनाया? हाँ, ये बात समझ में आ रही है। फरहाद ने ही उन 2 अमरीकियों को किसी आलाकार के जरिए कत्ल कराया होगा। एक मुशीर ने कहा, और वो आलाकार कौन है यह हमें समझ लेना चाहिए। तीसरे मुशीर ने कहा, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, वो आलाकार किमली है। फरहाद इस लड़की के जरिए जाओ जियांग और जॉन हार्डी तक पहुंचा, फिर दूसरे अमरीकी अहदेदार के जरिए तुम्हारे खास मातियत के पास पहुंचा। अब बात आईने की तरह साफ है। नानाका ने कहा, यह बात पहले समझ में क्यों ना आई कि वो हांगकांग पहुंचकर बिल्कुल खामोश है, हमारे किसी आदमी को नहीं छेड़ा, मगर बड़ी चालाकी से हमारे और अमरीकियों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर रहा है। हम एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन बन चुके हैं। एक मुशीर ने कहा, बाज़-औक़ात बिल्कुल सामने की बात समझ में नहीं आती। अब हम समझ रहे हैं कि हमें किमली की तरफ से मोहतात रहना चाहिए। नानाका ने गुस्से से कहा, मोहतात क्या रहना है, अभी मेरे सैमुराई उसकी गर्दन उड़ा देंगे। नहीं नानाका, हम तुम्हारे मुशीर हैं, गुस्से में ना हो, हमारे मशवरे पर अमल करो। किमली को बिल्कुल मालूम ना होने दो कि हम उसे फरहाद के आलाकार समझ रहे हैं। अगर हम ये ज़ाहिर करेंगे तो फरहाद आइंदा उसे काम नहीं लेगा। दूसरे मुशीर ने कहा, बेशक, अब हमारी हिकमत अमली ये होगी कि किमली को आलाकार बनाएंगे, बिल्कुल अनजान और बेवकूफ़ बनकर ये देखते रहेंगे कि फरहाद इस लड़की के जरिए आइंदा क्या करने वाला है। तीसरे मुशीर ने कहा, बाय द वे, फरहाद की खोपड़ी में शैतान का दिमाग है, वो गजब की चालें चलता हुआ किमली को तकरीबन तुम्हारे करीब ले आया है। अगर अब ये बात समझ में ना आती तो तुम उस हसीन लड़की को रात गुजारने के लिए अपने प्राइवेट कॉटेज में ज़रूर बुलाते। नानाका ने हैरानी और परेशानी से कहा, माय गॉड, फरहाद कितनी आसानी से मेरे प्राइवेट कॉटेज में मेरी शारक तक पहुंचने वाला था। ओह नो, नेवर, अब मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तो मैं अपने साय पर भी भरोसा नहीं करूंगा। एक ने कहा, अब हम दानिशमंदाना मशवरा दे रहे हैं, ऐसे वक्त में गुस्सा थूक देना चाहिए, खुद को ऐसे नॉर्मल रखो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक दिमाग में गर्मी रहती है तब तक आदमी अकल की कोई बात नहीं सोच सकता। नानाका ने इधर से उधर टहलते हुए कहा, ऐसे वक्त मैं एक ही काम करता हूँ, वक्त ज़ाया किए बगैर दुश्मन को कत्ल कर देता हूँ। दुश्मन नज़रों में नहीं है मगर उसकी आलाकार मेरे पास पहुँची हुई है, मगर तुम कह रहे हो उसे ज़िंदा रखना चाहिए। हाँ, यही करना चाहिए। फरहाद जो काम इस लड़की से ले रहा है वही काम तुम्हें भी इस लड़की से लेना चाहिए। दूसरे मुशीर ने कहा, फरहाद को इस खुशफहमी में मुब्तला रखा जाए कि तुम इस लड़की की असलियत से वाकिफ़ नहीं हो, तुम धोखा खा रहे हो। इस लड़की से ऐसा कोई काम लो कि बस काम के सिलसिले में फरहाद से कहीं मुलाकात करने के लिए जाए। तीसरे मुशीर ने कहा, यह एक आसान और बेहतरीन आइडिया है, वो जहाँ भी फरहाद से मिलने जाएगी वहाँ तुम फरहाद को दबोच लोगे। नानाका सोचने लगा कि जवाबी कार्रवाई किस तरह की जा सकती है, किमली को किस तरह फरहाद के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने कंप्यूटर के जरिए उन तीनों मुजरिमों से कहा, मैं अभी अपने टेलीपैथी जाने वाले दोस्तों से रब्ता कर रहा हूँ, मैं उन्हें किमली के दिमाग में पहुँचाऊँगा, वो उसके अंदर रहकर बड़ी आसानी से मालूम करते रहेंगे कि फ़रहाद उसे किस तरह रब्ता करता है और आइंदा उसे किस तरह काम लेने वाला है। ये ज़बरदस्त आइडिया है, तुम अभी अपने दोस्तों से रब्ता करो। नानाका ने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, फिर उसने अंडरवर्ल्ड के टेलीपैथी जाने वाले बायरन टोड के प्राइवेट फ़ोन नंबर पंच किए। उससे रब्ता हो गया। उसने पूछा, हेलो नानाका, कैसे हो? इतना तो समझ रहा हूँ कि आजकल फरहाद के मामले में उलझे हुए हो, मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन किया है, तुम इस मामले में क्या कर रहे हो? तुम्हारी खामोशी से पता चलता है कि उसे अब तक ढूंढ नहीं पाए हो। बायरन ने कहा, जब कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी, अपने शिकार तक पहुंचने का कोई धुंधला सा रास्ता भी नज़र नहीं आएगा, तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमें शिकार खेलने के लिए कहाँ जाना है और क्या करना है? मैं तो कहता हूँ फरहाद अभी हांगकांग नहीं पहुँचा है, या तो तुम्हारे खौफ से वापस चला गया है या फिर हांगकांग आना ज़रूरी नहीं समझता है। नानाका ने कहा, वो यही रूपोश है और बड़ी चालबाजियाँ दिखा रहा है, सामने ना कर हमें नुकसान पहुँचा रहा है। उसने अमेरिका और अंडरवर्ल्ड वालों के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। इसका मतलब है वो खुद रूपोश रहता है और अपने आलाकारों से काम लेता है। हाँ, उसकी एक आलाकार लड़की नज़रों में आई है, उसका नाम किमली है। फरहाद ने बड़ी चालबाजी से किमली को मेरे करीब पहुंचा दिया। ताज्जुब है तुमने जानते हुए भी उसके आलाकार को अपने करीब आने दिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो उसे एक आलाकार के जरिए अब तक तुम्हारे चारों तरफ कितने आलाकार बना चुका होगा। मुझे बताओ वो लड़की कहाँ है? तुम मेरे जिस मातियत के दिमाग में रहकर कभी कभी मुझसे गुफ्तगू किया करते हो, उस मातियत के दिमाग में जाओ, मैं उसे हुक्म देता हूँ
कि वो फ़ोन के ज़रिए किमली से बातें करे। इस तरह तुम उस लड़की की आवाज़ सुन सकोगे। नानाक्का ने अपने ख़ास मातियत से इंटरकॉम के ज़रिए कहा, अभी किमली को फ़ोन करो और मालूम करो कि उसकी रिहाइश और हिफाजत के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं या नहीं। उसके हुक्म के मुताबिक किमली से रब्ता किया गया। बायरन टोड उस मातियत के ज़रिए किमली के अंदर पहुंच गया और उसके ख्यालात पढ़ने लगा। मैंने किमली को इस तरह अलकार बनाया था कि वो मेरे काम आ रही थी मगर बेखबर थी कि मेरे लिए काम कर रही है। बायरन टोड उसके ख्यालात पढ़ने लगा। किमली के चोर ख्यालात से भी पता न चल सका कि मैं कभी उससे फ़ोन और टेलीपैथी के ज़रिए रब्ता करता हूँ। बायरन ने उस खास मातियत के ज़रिए नानाक्का से कहा, फरहाद कभी किमली से बात नहीं करता है। वो जब से हांगकांग आई है तब से उसने फरहाद की आवाज़ नहीं सुनी है। नानाक्का ने कहा, हो सकता है फरहाद ने उसे एपनाटाइज़ किया हो और वो शहरज़ादा रहकर उसके लिए काम करती हो और अपने आमिल फरहाद से बेखबर हो। हाँ, ये मुमकिन है वो ऐसी ही चाल चल रहा है। आइंदा मैं और मेरे साथी बारी बारी किमली के अंदर मौजूद रहेंगे और उसकी हरकतों से अंदाज़ा करेंगे फरहाद उससे किस तरह काम ले रहा है और किस तरह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मिस्टर बायरन, आज तक ज़बरदस्त से ज़बरदस्त दुश्मन कभी मेरे असाब पर सवार नहीं रहे, लेकिन ये सिर्फ 2 दिनों में मेरे हवास पर छा गया है। मेरी नींद उड़ गई है। जब तक ये नज़रों के सामने नहीं आएगा और जब तक मैं इसे अपने शिकंजे में नहीं लूँगा तब तक सुकून से नहीं रह सकूँगा। फिक्र ना करो, पहले मैं और हार्वे 2 टेलीपैथी जाने वाले थे, अब 3 टेलीपैथी जाने वाले हमारे दोस्त बन गए हैं। यानी फरहाद के मुकाबले में हम 5 टेलीपैथी जाने वाले हैं। हम में से हर एक 5-5 घंटे मुसलसल किमली के दिमाग में रहेगा। किसी न किसी वक्त तो फरहाद से कोई गलती होगी। हम उस गलती से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया मिस्टर बायरन, तुम सब बारी बारी 24 घंटे किमली के दिमाग में रहोगे तो उस मक्कार दुश्मन का ज़रूर सुराग लगा सकोगे। हमारी एक बात पर सख्ती से अमल करो। किमली को कभी ये महसूस न होने दो कि उस पर शुबा किया जा रहा है। उसे इज्जत देते रहो और यही जाहिर करते रहो कि तुम किमली के ज़रिए फरहाद को ढूंढने की कोशिशें कर रहे हो। ठीक है, मैं हुक्म देता हूँ। इसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड के तमाम अफराद उसकी इज्जत करेंगे। वो आज़ादी से जहाँ चाहेगी वहाँ जाया करेगी। उसके लिए हर जगह सहूलतें फराहम की जाएंगी। बायरन टोड ने नानाक्का से रब्ता ख़त्म किया। फिर हार्वे से कहा, तुम अभी मेरे दिमाग में रहकर इन मामलात को समझ रहे थे, इस सिलसिले में अपनी राय पेश करो। हार्वे ने कहा, तुम्हारा यह तरीक़ाकार दुरुस्त रहेगा। हमारे अलावा बेकर, ब्राइट, आंद्रे और साइमन भी 5-5 घंटे तक मुसलसल किमली के अंदर मौजूद रहेंगे। वो जो कुछ करती रहेगी उससे हमें फरहाद की चालबाजी का अंदाज़ा होता रहेगा। बायरन ने कहा, मैं अभी दूसरे मामलात में मसरूफ़ हूँ। तुम बेकर से इस मामले में गुफ्तगू करो, फिर किसी को 5 घंटे के लिए किमली के पास भेज दो। तुम बेकर वगैरह को किमली के हालात बताओ। मैं अभी उस लड़की के अंदर जा रहा हूँ। अब तक दुश्मन मेरी इस चाल से बेखबर थे कि मैं किस तरह किमली को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मेरे धोखा खाने की बारी थी। मैं ये नहीं समझ रहा था कि दुश्मन मेरा हरबा मुझ पर ही इस्तेमाल कर रहा है। आइंदा मेरी अलाकार को मेरे ही लिए मुसीबत बनाने वाले हैं। मैं ज़रूरत के वक्त किमली के अंदर जाता था, लेकिन नानाका की लेडी सेक्रेटरी के अंदर जगह मिलने के बाद किमली को आर्जी तौर पर छोड़ चुका था। जब कभी ज़रूरत होती उसे इस्तेमाल करता। फ़िलहाल लेडी सेक्रेटरी के ज़रिए नानाका के 2 डॉक्टरों और 2 वकीलों तक पहुंच गया। उनके ख्यालात से पता चला कि वह गॉडफादर बहुत मोहतात हो गया और अभी उन चारों से कोई काम नहीं ले रहा। वो 3 बदनाम ज़माना मुजरिम जो नानाका की मुशीर थे, उनके दिमागों में जगह नहीं मिल सकी। आइंदा वो लेडी सेक्रेटरी किसी माकूल बहाने से फ़ोन पर उनसे रब्ता करती तब मैं उन तीनों तक पहुंच सकता था। नानाका के अतराफ किसी और के दिमाग में जगह नहीं मिल रही थी। उससे लेडी सेक्रेटरी जोसेफिन के ख्यालात से पता चला कि नानाका का एक सैमुराई उसे चाहता है। वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो दोनों नानाका के खौफ से खुलकर मोहब्बत का इजहार नहीं करते। जोसेफिन एक जजीरे में रहती थी। वहाँ नानाका का एक वसी और महल था। इस महल में वो कई सैमुराई के साथ रहा करती थी। नानाका कभी अचानक आता और फिर चला जाता। मैंने उसी रात जोसेफिन को नींद की हालत में हिप्नोटाइज किया और उसे हुक्म दिया कि वो मोहब्बत के मामले में ज़रा दिलेरी का मुजाहरा करेगी और अपने महबूब सैमुराई से तन्हाई में मुलाकात करेगी। मैं उस जजीरे से दूर हांगकांग के इलाके लाइडर स्ट्रीट में था। ये जगह खासी बदनाम है। मुजरिमों से निमटने और उनकी मातियतों पर नज़र रखने के लिए ऐसी जगह मुनासिब होती है। लाइडर स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी मार्केट है। उसे माउस चूहा मार्केट कहते हैं और जो ख़रीदार वहाँ आते हैं उन्हें कैट्स, बिल्ली या बिल्ला कहती हैं। इसकी वजह तस्मिया यह है कि वहाँ चोरी का माल मिलता है। बाहर से आने वाले ग्राहक वो माल खरीद कर ले जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी दिन वो माल चोरी होकर फिर इसी मार्केट में पहुँच जाता है। यानी ख़रीदार बिल्ले वहाँ माल चूहे खरीदने आते हैं, वो चूहे वापस फिर किसी दिन मार्केट में पहुँच जाते हैं। इस तरह चूहे बिल्ली का ये खेल जारी रहता है। ख़रीदार वहाँ इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज़रूरत का हर सामान आधी कीमत पर मिल जाता है। मैं इस मार्केट से गुजरता हुआ एक शाहराह की तरफ जा रहा था। एक बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और सेहतमंद खातून एक दुकान से निकलकर एक शानदार गाड़ी की तरफ जा रही थी। उसके तरफ 2 मुसल्लह बॉडीगार्ड्स थे। उसने दुकान से कुछ खरीदारी की थी। दोनों गार्ड्स के हाथों में बड़े बड़े पैकेट्स थे।
वो खातून अपने दोनों हाथों में एक खूबसूरत बिल्ली को उठाए हुए थी। उसे बहुत चाहती थी, उसे सीने से लगाए हुए थी, उसे प्यार से पुचकारती और सहलाती हुई चल रही थी। ऐसे वक्त उसके गले का नेकलेस खुलकर गिर पड़ा। वो अपनी बिल्ली के साथ मगन थी। सीधी कार में जाकर बैठ गई। उसकी कार के आगे पीछे 4 मोटरसाइकिलों पर मुसल्ला गार्ड्स थे। वो उनके दरमियान अपनी कार में बैठकर चली गई। मैंने आगे बढ़कर उस नेकलेस को फुटपाथ से उठाया। बड़े कीमती हीरों का नेकलेस था। मैंने सर उठाकर देखा तो वो जा चुकी थी। नेकलेस का हुक कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो उसकी गर्दन से फिसल कर गिर पड़ा था। वो अपने रख रखाव से बहुत अमीर कबीर औरत लग रही थी। शायद उसे इस कीमती नेकलेस की परवाह नहीं होगी, या फिर उसे ढूंढने वापस आएगी। मैंने इसे जेब में रख लिया। फिर वहीं एक ओपन रेस्टोरेंट की मेज़ पर आ गया। वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगा। वह अपनी शानदार कार की पिछली सीट पर बैठकर बिल्ली को चूम रही थी और उससे बातें कर रही थी। ऐसे वक्त बिल्ली उसकी गर्दन की तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने अपना एक पंजा उसकी ठोड़ी के नीचे हलक के पास रखा। उस खातून ने अपने एक हाथ उस जगह रखते हुए पूछा, मानो क्या बात है, तुम क्या कहना चाहती हो? वह चौंक गई। सर झुकाकर देखा तो वहाँ हीरे का नेकलेस नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, मेरा नेकलेस कहाँ है? मानो घुराने लगी। कार की खिड़की के बाहर देखने लगी। खातून ने कहा, कार रोको, माउस मार्केट में गजब के चोर रहते हैं। मेरा नेकलेस उतारने वाला कोई ज़बरदस्त चोर होगा। फिर वो मानो को सहलाते हुए बोली, तुम मेरी हर चीज़ का हिसाब रखती हो, कभी कुछ भूल जाऊं तो उसे ढूंढ लाती हो। जाओ ढूंढो वो नेकलेस किस चोर के पास है। मैं तुम्हारे पीछे कार में आ रही हूँ। उसने कार का दरवाज़ा खोला। मानो छलांग लगाकर बाहर चली गई। ड्राइवर ने वापसी के लिए गाड़ी को मोड़ा। फिर आगे जाकर बढ़ाने लगा तो मानो फुटपाथ पर तेज़ी से दौड़ती हुई जाने लगी। मैं रेस्टोरेंट के बाहर एक मेज़ पर बैठा चाय पी रहा था। उस औरत और उसकी बिल्ली मानो के बारे में अभी कुछ नहीं जानता था। ये बाद में मालूम हुआ कि वो बिल्ली बड़ी बाकमाल है। मेरी चाय ख़त्म होने से पहले ही वो मुझे दिखाई दी। पहले वो तेज़ रफ्तारी से आ रही थी, फिर उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। वो ठहर ठहर कर सूंघती हुई और उसे घूरने के अंदाज में देखकर आगे बढ़ रही थी। उसे देखते ही ख्याल आया कि शायद ये उसी खातून की बिल्ली है। मैंने उसे अच्छी तरह नहीं पहचाना था, लेकिन उसने करीब पहुंचते ही मुझे पहचान लिया और फुटपाथ से उछलकर मेरी मेज़ पर आ गई। मुझे एक दुश्मन की तरह देखती हुई घुराने लगी। मैंने उसे ताज्जुब और सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, मोहतरमा क्या बात है, कहाँ से दौड़ती हुई आ रही हो और क्यों मुझ पर घुरा रही हो? मेरी बात खत्म होती वो शानदार कार और मुसल्ला गार्ड्स की मोटरसाइकिलें वहां आकर रुक गईं। वह तमाम गार्ड्स इस बिल्ली की हरकतों को समझते थे। फिर उन्हें बताया गया कि किसी ने कीमती नेकलेस चुराया है। वो सब मोटरसाइकिलों से उतरते ही दौड़ते हुए आए। फिर मुझे चारों तरफ से घेरते हुए गन पॉइंट पर रख लिया। मैंने उन सबको हैरानी से देखते हुए कहा, या हैरत, ये तुम सबको परेशानी क्या है? मुझे अकेले को मारने के लिए एक गन काफ़ी है, ये फौज क्यों आई है? ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वो खातून शाहाना अंदाज में बाहर आई। उसने मुझे घूर कर देखा। बड़ी खूबसूरत आंखें थीं। मैंने कहा, आंखें न दिखाओ, तब भी ये खूबसूरत दिखाई देती हैं। वैसे अब तुम्हारा ये अंदाज समझ में आ रहा है। मैंने जेब में हाथ डालकर नेकलेस निकाला, फिर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी गर्दन से फिसल कर गिर पड़ा था। तुम बहुत चिकनी हो या पता नहीं तुम्हारे बदन पर कोई चीज़ कैसे ठहरती होगी। उसने यू शट अप कहते हुए नेकलेस को मेरे हाथ से झपट लिया। फिर कहा, कोई मेरी पाँव की धूल को भी चुराने की जुर्रत नहीं करता है। तुम सोच में नहीं सकते कि तुम्हें इस जुर्रत की कैसी सज़ा मिलेगी। मैंने कहा, क्या खूब दावा है कि कोई तुम्हारे पाँव की धूल भी नहीं चुरा सकता। नेकलेस मिल गया, घर जाओ, वरना तुम्हें सर से पाँव तक चुरा कर ले जाऊंगा। एक गार्ड ने अपनी गन की नाल मेरी गर्दन पर रखते हुए कहा, यू नॉनसेंस, क्या तुम यहाँ अजनबी हो? क्या मैडम को नहीं जानते हो? यह भी हुक्म देंगी और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कानून के मुहाफिज दूर खड़े हुए हैं और खड़े ही रहेंगे। ये पूछने की जुर्रत नहीं करेंगे कि मैडम ने तुम्हें सजाए मौत क्यों दी है। इतनी देर में उस मैडम के मुख्तसर से ख्यालात पड़ चुका था। वह पूरे हांगकांग की मैडम मार्ली कहलाती थी। एक जनूबी जजीरे में मलका की हैसियत से रहती थी। वहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस के बड़े बड़े ओहदेदार उससे माहाना तनख्वाह लेते रहते थे। सरकारी ड्यूटी कम और उसकी ड्यूटी ज़्यादा करते थे। और ये तो मैं आंखों से देख रहा था कि उसके गार्ड्स ने मुझे गन पॉइंट पर रखा था। दूर दूर तक लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह सब सहमे हुए थे। उनमें पुलिस के सिपाही और अफसरान भी थे। मैं टेलीपैथी के तमाशे दिखाकर उन्हें खाक में मिलाकर वहाँ से बखैरियत जा सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ी हमाकत होती। इस भीड़ में अंडरवर्ल्ड वाले भी हो सकते थे और मैं उनकी नज़रों में आ सकता था। मैंने ऐसा कोई मुजाहरा नहीं किया। खामोशी से मैडम मार्ली के अंदर पहुंच गया। मेरी मर्जी के मुताबिक उसके मजाज में तब्दीली आई। उसने नेकलेस को देखते हुए कहा, इसका हुक कमज़ोर हो गया है, ये यकीनन खुलकर गिर पड़ा होगा। इसने चोरी नहीं किया, इसे जाने दो। फिर वो बड़े ही शाहाना अंदाज में वहाँ से घूमकर गुरूर से तनकर चलती हुई अपनी कार की पिछली सीट पर चली गई। मानो मेज़ पर से छलांग लगाकर दौड़ती हुई कार के अंदर पहुंचकर उसकी गोद में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हो गया। मुसल्ला गार्ड्स भी अपनी मोटरसाइकिलों पर आ गए। फिर वो काफिला वहाँ से रवाना हो गया। लोगों की भीड़ छटने लगी। एक पुलिस अफसर ने चंद सिपाहियों के साथ मेरे पास आकर कहा, तुम खुश नसीब हो। मैडम के आदमी जब गन उठाते हैं तो गोली ज़रूर चलाती हैं। ताजुब है, मैडम ने तुम्हें मुआफ़ कैसे कर दिया?
मैडम को यकीन हो गया कि मैंने चोरी नहीं की थी। मैं हैरान हूं कि आप कानून के मुहाफिज होकर इतनी देर से दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। वह झीम कर बोला, ज़्यादा बातें ना बनाओ, तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे जाली शनाख्ती कार्ड और कागजात दिखाकर मुतमईन किया। वह मुझे नागवारी से देखता हुआ चला गया। उसकी जाते ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर उस मगरूर हसीना के अंदर पहुंच गया। वो बेवा थी। उसके शौहर ने उसके लिए इतनी दौलत छोड़ी थी, उसका हिसाब वो नहीं जानती थी। जितना वो खर्च करती थी उतनी ही दौलत बढ़ती जाती थी। जजीरे में कई फलकबोस इमारतें थीं। वह इमारतें तजारती मरकज़ में थीं। वहाँ से लाखों डॉलर ज़ाया करते थे। समुंदर के किनारे वह एक बहुत बड़े और मजबूत किले में रहती थी। उस किले के पीछे समुंदर के रास्ते स्मगलिंग का धंधा फलता फूलता रहता था। पूरे हांगकांग में कानून के मुहाफिज उसके जुराइम को नज़रअंदाज करते रहते थे। ऐसी मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारने वालों का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड वालों से ज़रूर होता है। नानाका से उसका ताल्लुक ज़रूरी था, लेकिन वह बहुत ही मगरूर और सरकश थी। नानाका ये किसी भी गॉड फादर के मातहत रहना अपनी तौहीन समझती थी। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाई थी। कानून के मुहाफिजों के अलावा बड़े बड़े ख़तरनाक मुजरिमों को ख़रीद कर अपना वफादार बना लिया था। उसके वसीयरी इस किले में बेहतरीन गनमैन, मार्शल आर्ट के फाइटर और ख़तरनाक तलवारबाज रहते थे। नानाका की तरह उसके पास भी दर्जनों सैमुराई थे। उससे ज़िद्दी मगरूर मैडम मार्ली ने यह साबित कर रखा था कि वो अंडरवर्ल्ड के किसी भी गॉड फादर से कम नहीं है।